गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। हेलो। अभिषेक, अनामिका, कुलदीप, ज्योतिष, कीर्ति। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 1 महीने हो गए, अच्छा। वालेकुम सलाम। सौरभ का आज बर्थडे, भाई हैप्पी बर्थडे सौरभ। टेस्ट का सिलेबस कितनी बार बताएं यार, टेस्ट का सिलेबस मत पूछा करो, जितना करा दिया वो टेस्ट का सिलेबस है। ये कोई बच्चे थोड़ी ना हो कि सर वो जो है पहला चैप्टर के 3 सवाल दीजिएगा, दूसरे के 4 दीजिएगा। जितना करा दिया वो टेस्ट का सिलेबस, अपना मस्त नहा धो के टेस्ट देने पहुंच जाओ, खत्म हो गया। ठीक। शुरू करते हैं। तो एक आध लोगों की एनिवर्सरी भी है शायद आज। मैं ठीक हूँ एकदम, तुम लोग भी ठीक होगे। और भी कुछ बच्चों का बर्थडे है, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जिन जिन लोगों का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, हम सब लोगों की तरफ से विश कर रहे हैं हम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यार। तो कल हम लोग ने शायद वो गैशियस स्टेट स्टार्ट किया था जिसमें बॉयल्स लॉ पढ़ रहे थे। और बॉयल्स लॉ में हमने बैरोमीटर करने की कोशिश की थी, जो कि बॉयल्स लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हालांकि उसका एक ही सवाल किया था जिसमें बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल था। अदरवाइज तो यही था कि भाई बैरोमीटर दे रखा है, और बैरोमीटर में ऊपर गैस का प्रेशर कैसे निकाला जाता है। अगर गैस ऊपर ट्रैप है या गैस नीचे ट्रैप है तो प्रेशर कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो वो प्रेशर वाली बात थी जो अलग थी, वो बहुत सीधी थी, या तो जोड़ दो या घटा दो, ऐसे करके प्रेशर आ जाए। लेकिन बॉयल्स लॉ कब आता है? बॉयल्स लॉ तब आता है जब उस प्रेशर के साथ साथ उस गैस कॉलम का लेंथ दिया जाता है, ताकि उस गैस की वॉल्यूम भी मिल जाए। भाई अगर आपको गैस कॉलम की लेंथ मिल गई तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करके गैस का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर उस गैस कॉलम की लेंथ मिल गई आपको, आप समझ लीजिएगा कि भैया ये सवाल जो है P1 V1 बराबर P2 से निपटेगा, बिल्कुल एकदम कंफर्म। यानी जिस सवाल में गैस कॉलम की लेंथ दी जाएगी, आप समझ लीजिएगा कि वो आपका P1 V1 बराबर P2 से ही सॉल्व होने जा रहा है। हाँ, जिन सवालों में गैस कॉलम की लेंथ नहीं है, याद करो जो हमने पहले एक दो सवाल किए थे, ट्यूब ऐसे है, ऊपर हवा भरी हुई है, पूछा जा रहा है प्रेशर निकालो। अब जब से प्रेशर ही निकालना है तो गैस कॉलम की लेंथ से कोई मतलब नहीं है, या तो आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, आपको फाइनल प्रेशर मिल जाए। हमने कल एक सवाल किया था जिसमें गैस कॉलम की लेंथ दे रखी थी, हम समझ गए कि अगर गैस कॉलम की लेंथ कम होती है तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, गैस कॉलम की लेंथ बढ़ती है तो गैस का प्रेशर घट जाएगा। तो हमने कल ये वाली बात की थी, जब आपका बैरोमीटर कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर वाले इलाके में गया तो उसका वॉल्यूम और वो मरकरी और ऊपर चढ़ा। जब मरकरी और ऊपर चढ़ा तो उसने गैस को दबा दिया और गैस का प्रेशर अचानक चेंज हो गया। यानी जब गैस कॉलम की लेंथ की बात आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पर हाँ, एक कंफ्यूजन था, 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी का मतलब है 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी मींस दिस इज अ प्रेशर। ये एक प्रेशर है जो 70 सेंटीमीटर की हाइट की वजह से आ रहा है, और 70 सेंटीमीटर अगर हाइट आती है तो आप उसका प्रेशर 70/76 एटीएम लिख सकते हैं, बिकॉज 76 सेंटीमीटर हाइट मींस 1 एटीएम। ठीक है ना? हाँ, मैं एक फॉल्टी बैरोमीटर वाला और सवाल लेके आया हूं, एक फॉल्टी बैरोमीटर का सवाल और कर लेंगे, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। ये वाला सवाल एक बार और देखते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं यार इन सब सवालों से, क्योंकि ये हट के सवाल हैं। क्योंकि लॉज के ऊपर क्या ही सवाल पूछेगा, इतने बेसिक से लॉज हैं, बहुत सालों से चले आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगती। लेकिन बॉयल्स लॉ पर ये जो हमारा बैरोमीटर वाला कॉन्सेप्ट है, इस पर सवाल पूछे जाने की चांसेस लगते हैं। तो अब जैसे ये वाला सवाल भी एक बार इसको जरा ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि बस हम समझ गए, हम सवाल को देखते ही एक बात समझ गए, सर हम समझ गए बात को, ये तो P1 V1 P2 V2 वाला ड्रामा चल रहा है। एक बार सब लोग इस सवाल को देखो, ये सब पक्का P1 V1 V1 V2 चल रहा है। उसका रीजन है, सर आपने गैस कॉलम की लेंथ दे रखी है यहां पर, ये L1 आपने गैस कॉलम की लेंथ दे रखी है, और जब ये बैरोमीटर, जब ये ट्यूब उल्टी खड़ी है तो इस गैस कॉलम की लेंथ आपने L2 दे रखी। हालांकि मुझे लगता है तुम सब समझ रहे होगे L2 L1 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो, क्योंकि ऊपर तो मरकरी दबा रहा है गैस को, तो जब मरकरी दबाएगा तो ऐसे में इस कॉलम की लेंथ छोटी होगी और इस कॉलम की लेंथ बड़ी होगी। हालांकि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बहरहाल वो कह रहा है कि अगर मैंने बैरोमीटर या इस कैपिलरी ट्यूब को ऐसे खड़ा किया तो उस केस में ये L1 आएगा, और तब गैस का प्रेशर P1 होगा। और जब मैंने इसी ट्यूब को उल्टा खड़ा किया तो गैस कॉलम की लेंथ L2 हो गई, और अब जो गैस का प्रेशर है वो P2 हो गया।
ये सवाल ये है कि आपको पी नॉट की वैल्यू, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, P1, P2, L1 और L2 या H की वैल्यू, पता नहीं क्या पूछ रहा है, फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी मुझे पी नॉट की वैल्यू चाहिए इन तमाम चीजों के रेस्पेक्ट में। व्हाट इज पी नॉट? मुझे पी नॉट की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ H, L1, L2। कैसे निकाला जाए? अब एक चीज तो क्लियर है सर, ये सीधा सीधा सवाल जो है वो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड लगता है, क्योंकि जब आप इसी गैस को ऐसे देखेंगे तो इसका प्रेशर कुछ और होगा, और जब यही ट्यूब उल्टी कर दी जाएगी तो यहां गैस का प्रेशर बदल जाएगा। यानी मुझे एक चीज तो समझ में आती है सर, मैं P1 P2 की वैल्यू आपको P नॉट और H के टर्म्स में बता सकता हूं, इसका गैस कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रेशर गैस का निकालने में गैस कॉलम की लेंथ से क्या लेना देना? गैस कॉलम की लेंथ तो वॉल्यूम डिसाइड करती है। यानी सबसे पहले P1 P2 निकाल के कोने में खड़े हो जाओ, खत्म करो बात को। सबसे पहले सर मैं P1 ही बता देता हूं आपको कितना होगा। याद है इस तरह का सवाल किया था, जब नीचे गैस थी तो जो प्रेशर था गैस का वो P नॉट और H से मिलकर बना था। यानी एक चीज कंफर्म है कि सर जब आप नीचे खड़े होंगे गैस को लेके तो उस टाइम पर जो P1 की वैल्यू आएगी सर वो P नॉट प्लस H से निकाली जाएगी। इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, शुरू में मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन होता था कि ये जो H है सर ये तो हाइट है, ये प्रेशर है, हाइट को प्रेशर के साथ जोड़ दिया, क्या बदतमीजी चल रही सर? हाइट को प्रेशर के साथ जोड़ने का क्या मतलब बनता है? ये थोड़ा ना कोई, हमने तो फिजिक्स में पढ़ा था कि जब एक जैसी यूनिट्स होती है तभी जोड़ी जाती हैं। ऐसे थोड़ा ना कि आपने हाइट सेंटीमीटर में बोल रखी है और प्रेशर एटीएम में बोल रखा है और उन दोनों को जोड़ दिया। मैं कल से समझा रहा हूं इस बात को, दिस H इज नॉट हाइट, दिस H इज द प्रेशर ऑफ H सेंटीमीटर मर्करी हाइट, तो इट इज अगेन अ प्रेशर एक्चुअली। समझ रहे हो ना मेरी बात को? दिस इज P नॉट एंड दिस इज द प्रेशर जो कि H सेंटीमीटर ऑफ Hg की वजह से है। समझ रहे हो बात को? यानी ये P नॉट प्लस H हमारा P1 बनेगा, और जब आप P2 की बारी करेंगे तो P2 में गैस ऊपर है। याद करो जब गैस ऊपर थी तो क्या बोल रही थी? मैं और तुम मिलकर इसको निपटाएंगे, यानी P1 नहीं P2 प्लस H बराबर P नॉट। तो ऐसे में P2 की वैल्यू क्या आएगी? P नॉट माइनस H। ये दो इक्वेशंस सर, P1 P2 निकल आया। जब P1 P2 निकल आया और आपको वॉल्यूम का भी पता ही है, वही गैस पहले यहां है, वही गैस यहां है सर, वॉल्यूम चेंज हो गया, P1 V1 बराबर P2 V2 लगा दीजिए, खेल ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P1 1 इज इक्वल टू P2 V2। व्हाट इज P1? P1 इज P नॉट प्लस H। और वॉल्यूम कितना होगा जब आप प्रेशर P1 की बात करेंगे? सर L1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, L1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इस ट्यूब का ऐसे ही मान लेते हैं A है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कैंसिल हो जाएगा। P2 कितना होगा? सर P2 आपने गैस का वहां निकाल ही लिया है, वो P नॉट माइनस H है। और सर वॉल्यूम कितना होगा? सर वॉल्यूम उस टाइम पर L2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L2 इंटू A। सर A से A कैंसिल हो जाएगा, जो भी कुछ आपको निकालना है या दाएं बाएं करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर तैयार, खत्म हो गई बात। सब लोग समझने की कोशिश करना, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि फिर वही तुम्हारी आदत बहुत खराब है, आता जाता बहुत ज्यादा है नहीं लेकिन दिमाग बहुत लगाते हैं। अबे यार कहां चक्कर में पढ़ो यार, तो रिसर्च होना करनी है, तुम्हें तो सीधी सीधी का जुगाड़ लगाना है, अपना आईआईटी में सिलेक्शन होगा, खेल खत्म किया। सर कहां लोड ले रहे हैं? बड़ी सीधी सी कहानी है कि जब प्रेशर निकालने की बारी आती तो गैस कॉलम के लेंथ से मुझे कोई लेना देना नहीं, प्रेशर एटमॉस्फेयर और ये मरकरी का कॉलम डिसाइड करेगा, बात खत्म। इसी तरह से यहां से P1 आया, यहां से P2 आया। अच्छा अब उसने क्या कहा कि सर वही गैस पहले ऐसे दबी हुई थी और अब वो गैस उल्टी होकर यहां चली गई, यानी गैस के मोल्स कांस्टेंट हो गए, टेंपरेचर की बातें कर नहीं रहा है। इसका मतलब युवा सर बॉयल्स लॉ फौरन बुला लीजिए आप बॉयल को, यहां पर गैस का प्रेशर इंटू यहां पर गैस का वॉल्यूम इज इक्वल टू यहां पर गैस का प्रेशर इंटू यहां पर गैस का वॉल्यूम। सर मस्त इक्वेट करिए, जो निकालना निकालते रहिए, करना क्या इसमें, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद ये सॉल्व होकर, मुझे एग्जैक्टली आंसर याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शायद P नॉट की वैल्यू जो आएगी वो H टाइम्स पता नहीं यार, L1 प्लस L2 अपॉन L2 माइनस L1, ऐसे। एक बार जरा चेक करो, या उल्टा लिखा है मैंने, एक बार जरा जल्दी चेक करो, एक बार इसको चेक करो जरा सब लोग, इसको सॉल्व करके P नॉट की वैल्यू क्या आएगी कर ही लो यार। यहां पर L1 L2 माइनस L1 अपॉन एक बार जरा चेक करो जरा, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, मुझे लगता है ये शायद गलत लिखा है मैंने, शायद ये उल्टा होता है। एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा P नॉट प्लस H इंटू L1 इज इक्वल टू P नॉट माइनस H इंटू L2। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं यही आएगा, करेक्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं उल्टा है। हम तो यार इस चीज से बहुत परेशान हैं, तुम बता नहीं सकते कितना इरिटेशन होती है यार। कुछ कह रहे हैं सीधा है, कुछ कह रहे हैं उल्टा है।
इतना हो गया कि सर इससे पी नॉट की वैल्यू सॉल्व करने बैंड बच जाएगी हमारी। बताइए ये हालत, कुछ कह रहे हैं करेक्ट है। L1 प्लस L2 अपॉन L2 माइनस L1, ठीक है, तो फिर यही होगा L1 प्लस L2 अपॉन L2 माइनस L1। सो फाइनली द आंसर विल बी देयर, यानी पी नॉट की वैल्यू H L1 L2 के टर्म्स में निकाली जा सकती है। कुणाल कह रहा है उल्टा होगा, अनन्या कह रही है सही होगा। ज्यादातर लोग सही कह रहे हैं तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये सही है, लेकिन आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके खुद ही चेक कर लीजिएगा कि पी नॉट की वैल्यू H L1 L2 के टर्म्स में क्या निकल के। ये कंफर्म है कि नीचे L2 माइनस L1 मतलब L2 को L1 से घटाना है, चाहे नीचे से घटाओ चाहे ऊपर घटाओ, वो तुम्हें चेक करना है। L2 बड़ा है तो इसका L2 माइनस L1 ही आएगा, L1 माइनस L2 नहीं है। ठीक, कोई साइन वाइन नहीं आएगा, यही आंसर आना चाहिए। का आएगा साइन? ठीक, तो बहरहाल मैं तुम्हें इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा हूं यहां पर कि जो हमारा बॉयल्स लॉ है, वो बॉयल्स लॉ वैसे तो सीधे सीधे सवाल पूछता ही है, हल्के फुल्के सवाल कि P1 V1 बराबर P2 V2 लगाकर आप अपना काम चला लीजिए। लेकिन मैं तुम्हें यहां पर एक बात ये बताना चाह रहा था कि बॉयल्स लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वो बैरोमीटर भी। अब बैरोमीटर पे दो तरह के सवाल आ गए। पहला सवाल क्या आया कि सर ऐसा है प्रेशर वेशर की बातें करेंगे, अब बॉयल्स को किनारे कर देते हैं, बॉयल मुझे मतलब नहीं। तो एक कुछ सवाल वो है, एक और सवाल करके दिखाता हूं मैं। ठीक सर, एक सवाल ये आता है बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन, वो क्या है सर? जब गैस कॉलम के प्रेशर के साथ साथ गैस का कॉलम लेंथ भी दिया जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वॉल्यूम दे दिया, और जब वॉल्यूम दे दिया तो आप समझ लीजिएगा P1 बराबर P2। ड्रामेबाजी करनी ही करनी पड़ेगी, किसी भी तरह से आपको सवाल सॉल्व करने के लिए बॉयल्स को बुलाना पड़ेगा। जब गैस कॉलम की लेंथ गिवन हो तो बॉयल पिक्चर में आएगा ही आएगा, और अगर गैस कॉलम की लेंथ नहीं गिवन है तो मुझे बॉयल से मतलब नहीं। जैसे इसी सवाल में अगर आपसे कहे बताइए यहां गैस का प्रेशर कितना है, तो अगर वो प्रेशर पूछ रहा है तो गैस कॉलम की लेंथ से मतलब ही नहीं है। का प्रेशर प्लस ये इज इक्वल टू ये, आ गया आंसर। इसी तरह से यहां गैस का प्रेशर कितना है सर? ऊपर वाला और मरकरी मिलकर इसको निपटा देगा, उससे गैस का प्रेशर आ गया। प्रेशर तो निकल आएगा, गैस कॉलम की लेंथ की मतलब नहीं। लेकिन गैस कॉलम की लेंथ देते ही आप समझ जाइएगा कि अब मुझे दोनों जगहों पर गैस कॉलम के वॉल्यूम पता है, प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, गैस वही है, तो यहां का P1 V1 बराबर यहां का P2 V2। सर मस्त, दोनों को इक्वेट करेंगे, जो अननोन होगा वो सॉल्व कर लेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। क्लियर है ये? लाइट से हट जाइए सर, बाहर निकल जाइए कमरे के। समझ में आ गया ये? आगे बढ़े, एक और सवाल करते हैं। सबसे ज्यादा चांस जो बैरोमीटर पे पूछे जाने के लगते हैं वो लगते हैं। ठीक, अब जरा देखते हैं, हो सकता है थोड़ा सा कुछ ब्लर सा दिख रहा हो तो मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसको अलग से लिख देते हैं। ये देखो यहां लग भी रहा है, ये यहां से पता चल रहा, दिस इज ATM P एटमॉस्फेरिक, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ये लग रहा है। ठीक, इसके लगने से ये सब ऊपर उठ रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये सब आपने क्या भर रखा है इसके अंदर, तो समझ में नहीं आ रहा। आप तो मरकरी मरकरी कहते थे, ये क्या नाटक? और बड़ा आसान है यार, समझना जरा, कोशिश करना। क्या आपको गैस का प्रेशर निकालना है? चलो ये तो कंफर्म, चलिए ये गैस है, मुझे इस गैस का प्रेशर निकालना है, तो बॉयल वॉयल से लेना देना नहीं है। ये पुराने टाइप के सवाल हैं जिसमें जोड़ जाड़ के आंसर निकाला जाता था, कोई खास बात नहीं। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है? खास बात यह है कि पूरे डब्बे में सिर्फ मरकरी नहीं और भी दो अलग लिक्विड भरे। भाई यहां तक तो चलिए ठीक है, मरकरी ये तो चलिए समझ में आ गया, ये मरकरी है आपका, बहुत बढ़िया, ये मरकरी, ये पूरा मरकरी हमारा। लेकिन सर ये क्या भर रखा है आपने? ये एक ऐसा लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी से हाफ, 6.8 ग्राम पर सीसी, और इसके ऊपर एक ऐसा लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी से डबल, 27.2। मैंने कहा सर ये क्या बदतमीजी है, ये कैसे करेंगे? अरे बड़ा आसान है यार, आप सीधी सी बात बताइए जरा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये और ये मिलकर 76 को बैलेंस करेंगे? हाँ सर, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, गैस भी दबा रही है, मरकरी का वेट भी दबा रहा है, दूसरे वाले लिक्विड का वेट भी दबा रहा है, और तीसरे वाले लिक्विड का वेट भी दबा रहा है, और वो सब किसको बैलेंस करें? सर वही है, एटमॉस्फेयर को बैलेंस करें। लेकिन तुम गलती ये नहीं कर सकते इस बार कि गैस प्लस 10 प्लस 30 प्लस 15, क्यों? क्योंकि 10 इज नॉट 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg बिकॉज दिस इज नॉट Hg। 30 इज नॉट 30 सेंटीमीटर ऑफ Hg बिकॉज दिस इज नॉट Hg। हाँ 15 का ठीक है सर, दिस इज 15 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों को तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सर ये आपने क्या कर दिया? और ये वही है जो कल हमने समझाया, जब डेंसिटी चेंज होती है तो कॉलम की लेंथ हाइट चेंज की जा सकती है टू क्रिएट सेम मास। और उसके लिए क्या लॉजिक बना था? उसके लिए लॉजिक था सर H
इंटू रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो मैंने बताया था H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 रो 2, क्योंकि यही इनडायरेक्टली मास को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, समझो। यानी अगर रो बढ़ेगा तो हाइट कम हो जाएगी लेवल की, अगर रो घटेगा तो लेवल की हाइट बढ़ जाएगी। खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। सर एक काम करिए, अपना सवाल ही बदल दीजिए। मैंने कहा कैसे? सर इस पूरे सिस्टम को मरकरी बना दीजिए, खेल खत्म कर दीजिए, पहला सवाल बन जाएगा जो हमने सबसे पहले किया था। शाबाश, समझ में आ रही बात? यानी आपने सबसे पहले एक बर्तन लिया, उस बर्तन में ट्यूब डाल दी, चलिए ये ट्यूब आ गई। अब क्या किया? सर इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब जरा लाइन से शुरू करते हैं। ये तो 15 सेंटीमीटर का मरकरी है ही, चलिए इसको तो 15 रहने देते, ये तो 15 का मरकरी, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर सर 30 सेंटीमीटर का वो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी मरकरी से आधी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां मरकरी भरा होता तो वो इस 30 से आधा उठता। क्यों? क्योंकि डेंसिटी डबल होने से उसकी हाइट कम हो जाएगी। यानी अगर ये 6.8 है और मैं यहां पर भी मरकरी भरना चाहता हूं तो वो 30 सेंटीमीटर ऊपर नहीं उठेगा, मरकरी सिर्फ 15 सेंटीमीटर उठेगा, उतना ही मास क्रिएट करने के लिए जितना इसने क्रिएट किया। क्लियर है ये वाली बात? यानी मैंने इसके अंदर फिर से मरकरी भर दिया और वो भी 15 सेंटीमीटर वाला ही। दिस इज अगेन मरकरी, समझो बात। यानी ये 15 सेंटीमीटर का था मरकरी, ये अब मैंने मरकरी भर दिया 15 सेंटीमीटर का, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने मरकरी से। अब आया तीसरा आदमी, सर इसकी लेंथ 10 है लेकिन इसकी डेंसिटी मरकरी से दुगनी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मरकरी भरा होता तो उसकी कॉलम लेंथ इस कॉलम लेंथ से डबल चली जाती, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। इस मतलब यह हुआ अब अगर मैं यहां मरकरी भरूंगा तो ये आएगी मरकरी, लेकिन अब उसका कॉलम लेंथ चेंज हो जाएगा और ये कॉलम लेंथ हो जाएगा 10 की जगह 20 से। बताओ, और ये है मेरी गैस, दिस इज पी गैस। खत्म हो गया सवाल। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 लग रहा, कैसे करेंगे? सर गैस ये क्या अब लिख सकते हैं दिस इज 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि आपने तो मरकरी बना दिया। क्या इसको भी लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर ऑफ Hg? बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस इज ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सो अल्टीमेटली पी गैस प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 76। तो पी गैस इज इक्वल टू 76 माइनस कितना आ जाएगा? 50, and this is 26 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सब लोग समझने की कोशिश करें, कुछ लोग घटा के 16 निकाल लें इसको। 76 में से 50 घटा दिया तो 16 आ गया। अरे तुम लोग, किसी का 28 आ रहा है, किसी का 36 आ रहा है, गजब। सब लोग इसको समझने की कोशिश करें, और मुझे ये बहुत ज्यादा चांस लगते हैं कि इस तरह का सवाल हमारे सामने कभी दिखेगा, क्योंकि ये एक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि किस फोर्स को बैलेंस करा जा रहा है। सर एक कॉमन फोर्स को, एक कांस्टेंट फोर्स को बैलेंस किया जा रहा है जो ऊपर लेके खींच रहा है, दैट इज पी एटमॉस्फेयर वाला फोर्स। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए नीचे के लोग अपना मास नीचे बढ़ाते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं, मास बढ़ता जा रहा है, और उठेंगे, मास और बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा सर वो उठने के बाद रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर अब उन सब का वेट और ऊपर की गैस मिलकर एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर लेगी। अब ऐसे में अगर कोई ऐसी डेंसिटी भरी गई है जो मरकरी की डेंसिटी से डबल है, तो अगर मरकरी होता तो सर उसको डबल उठना पड़ता। टू क्रिएट, यानी मुझे समझो बात को, मुझे इतना ही मास चाहिए। ये वो मास है इन लिक्विड्स का जिसने एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने की कोशिश की है गैस की मदद से। इतना ही मास अगर मरकरी से क्रिएट करना है तो आपको ये 30, 10 और 15, कितना हुआ ये? 40 और 15, 55। ये 55 सेंटीमीटर की हाइट नहीं चाहिए आपको, 55 से ज्यादा कितनी, अरे 50 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। समझिए, मुझे ये 50 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, 55 की हाइट नहीं चाहिए। अगर मैं मरकरी लेके आता सिर्फ तो अल्टीमेटली ये 50 सेंटीमीटर निकल गया। तो सब लोग एक बार चेक करो, ये 15 तो मरकरी ऑलरेडी है, 30 का आधा हो गया 15, और 10 का दुगना हो गया 20। फटाक से जोड़ा, आंसर आ गया। यानी अब मैंने अपने इस तरह के सिस्टम को पूरा का पूरा मरकरी में कन्वर्ट कर लिया, और अब वही वाली बात, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर। सो फाइनली गैस प्रेशर इज दिस मच सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना चाहें। हाँ, अब बच्चे अपना चालू हो गए। अब ये पूछ रहे हैं हमसे, दर्शन साहब, कि अगर सर डेंसिटी 15.7 दी गई होती, अरे तो यूनिटरी मेथड ही तो लगाना यहां पर। वो गंदा सवाल बन जाएगा जिसमें कैलकुलेशन आ जाएगी। अगर डेंसिटी 0.7 है तो कैसे लिखेंगे? अगर 15.7 है तो हाइट आ रही है 5। समझ लो बात को? अगर आपने उसकी डेंसिटी कम की 13.6 तो जो उसकी नई हाइट आएगी वो पुरानी वाली हाइट से बढ़ जाएगी। बात है, एक ऐसा लिक्विड जो मरकरी से ज्यादा डेंस है, उसकी वजह से जो हाइट आती है
अगर आप उसको मरकरी से रिप्लेस करेंगे तो हाइट आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी कम होती। अगर कोई ऐसा लिक्विड भरा है जिसकी वजह से हाइट आ रही, जिसकी डेंसिटी मरकरी से कम है, अब अगर आप उसके अंदर मरकरी भरते हैं तो आपको हाइट कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मरकरी ज्यादा डेंस है, वो थोड़ी सी हाइट से भी उतना मास दे देगा जितना आपको चाहिए। ये विक्रम एडवांस में बिल्कुल आ सकता है। एडवांस का मतलब ये नहीं होता कि हमारे ऊपर बम फोड़े जाते हैं। एडवांस का मतलब है क्या बच्चा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, उसने कभी बैरोमीटर के सवाल किए हैं, और अगर किए हैं तो क्या उसको पता है कि बैरोमीटर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है कि नीचे से लगने वाला जो ऊपर की तरफ का फोर्स है वो ऊपर लगी गैस और नीचे लगे वेट से ही बैलेंस किया जाता है। अगर ये इतना सा कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर है तो वो बिल्कुल कर लेगा। अदरवाइज जिनको क्लियर नहीं है, सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, जिनको नहीं आता उनके लिए मुश्किल। क्लियर है ये वाली बात? नीचे वाली 60 होनी चाहिए, नीचे वाली 60 होनी चाहिए, मतलब ये 15 की जगह 60 हो जाएगी। अब अरे ये तो 15 ही रहेगी ना, ये तो मरकरी है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे, तो जब इसको मरकरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 30 की जगह 15 हो जाएगी, 30 की जगह 60 कर दी। बताइए, अरे भाई 6.8 ग्राम पर सीसी। अगर आप यहां से करके देख लो ना यार, 6.8 पहला वाला हो गया हमारा, 6.8 इंटू हाइट कितनी है 30 इज इक्वल टू, अब नई हाइट मरकरी की वजह से मान लेते हैं एच होगी। अब उसकी डेंसिटी कितनी है सर, मरकरी की 13.6 होती है, तो 6.8 से इसको निपटाया तो ये आ गया 2, 2 से 30 को निपटाया ये आ गया 15। यानी अगर मरकरी भरी होती तो हाइट कितनी आती 15, 60 थोड़ी ना आती। एच रो इज कांस्टेंट, एच इंटू रो इज कांस्टेंट, इफ रो इज मोर देन एच विल बी लेस, इफ रो इज लेस देन एच विल बी मोर, खत्म हो गई बात। डेंसिटी डबल कैसे? डेंसिटी बेटा इसलिए डबल है बिकॉज यहां पर देखो 27.2 ग्राम पर सीसी लिखा है, 27.2 13.6 का जो कि मरकरी की डेंसिटी होती है उससे डबल, और यहां पर मैंने 6.8 लिखा है, 6.8 जो होता है वो 13.6 का आधा होता है। मैंने जानबूझ के ऐसा डेटा लिया जिसमें ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा था सर अगर यहां पर 27.2 जगह 57.2 होता, 15.2 होता, अरे भाई तो कॉन्सेप्ट तो यही लगाना ना, H1 ρ1 बराबर H2 ρ2। आप थोड़ा सा गंदा कैलकुलेशन लेके आएंगे, नई हाइट निकल के आएगी वो कर, यानी आपको सीधे सीधे मरकरी से रिप्लेस करना है बस। अब वो अगर ऐसा डेटा देता है जिसमें आसानी से रिप्लेस हो रहा है तब तो ठीक, और अगर वो गंदा डेटा देता है तो आप मेरा इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि H इंटू रो कॉन्स्टेंट होगा, बात खत्म। आपको रो बढ़ाना है, रो बढ़ा दीजिए, H को घटाना पड़ेगा, आप रो घटा देंगे H को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज H रो कांस्टेंट है, क्योंकि H रो ही वो मास है जो हमें क्रिएट करना है, चाहे मरकरी से, चाहे आपसे, चाहे मुझसे, वो मास क्रिएट करना है, क्योंकि वो मास ही तो पीएटीएम इंटू पीएटीएम को बैलेंस करने जा रहा है। शाबाश। श्री कृष्णा कह रहा है सर आपकी हिम्मत तो नहीं टूट रही? नहीं यार, अभी तो थोड़ा थोड़ा है, जान है अभी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ग्राम पर सीसी में दिया गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम की एक यूनिट होती है जिसको एमएल भी बोलते हैं। 1 सीसी मतलब 1 ml, ठीक है ना। एक और सवाल के बारे में बोलता हूं मैं। ये 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये 30 डिग्री ले लेते हैं। एटमॉस्फेयर का प्रेशर 75 सेंटीमीटर ले लेते हैं। दिस इज एटमॉस्फेयर प्रेशर। व्हाट इज पी गैस? ये सवाल डाल देते हैं, बताओ। बिल्कुल उम्मीद लगती है ये ऐसे, वही यार इसमें मुश्किल क्या है? अरे सर हम तो घबरा गए सर, ये सब हमने कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा। दूसरा, जिसने पढ़ा है वो बहुत सीधा क्लियर है। इस बार भी लग रहा है कि ये गैस और ये मरकरी मिलकर इसको बैलेंस करेंगे, बात खत्म, क्योंकि इधर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा और इधर से ये गैस भी दबा रही होगी और ये मरकरी भी इधर की तरफ दबा रहा होगा। बस अब आपको जुगाड़ लगाना।
अब बेटा पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब इस पे पीवाईक्यू है नहीं तो हम ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, बिकॉज इस पे तो सालों पहले एक आध सवाल आए थे, तो हम पीवाईक्यू इस पे तो नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि यही पीवाईक्यू है, मतलब समझो इनको करंट क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि ये आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ बिल्कुल, कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही काम करना है यार। और वो भी किस कंपोनेंट को सर? एक तो गैस के कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेंगे और एक मास को। पागल हो क्या? गैस का भी कोई कंपोनेंट होता है? गैस तो चारों तरफ सेम प्रेशर लगाती है। एक बर्तन में जो गैस बंद है वो ऐसा थोड़ी ना है कि, ऐसा भी नहीं होता कि मैं चल रहा हूं और मुझे इधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इधर से प्रेशर कम लग रहा है। अरे चारों तरफ का प्रेशर सेम होता है यार। इसका मतलब हुआ गैस प्रेशर के कंपोनेंट की मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस एमजी के कंपोनेंट। ये जो एमजी का कंपोनेंट इधर लगेगा वो एमजी साइन थीटा होगा, दैट इज एमजी 30। ये अब इसका मतलब एक चीज बड़ा क्लियर हो गया कि सर अगर ये 10 है तो एक्चुअली जो आपका काम करने लायक चीज है वो 10 साइन 30 है। समझना जरा सब लोग, पी गैस प्लस 10 साइन 30 इज इक्वल टू पी एट एटीएम। सब लोग समझना जरा। तो दिस विल बी पी गैस प्लस 5 इज इक्वल टू 75। तो पी गैस इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। खत्म, बिल्कुल आसान एकदम। अब यही ट्यूब अगर ऐसे करके खड़ी होती तब क्या करते आप? तब उस केस में सर कंपोनेंट का मतलब ही नहीं है, पी गैस प्लस 10 इज इक्वल टू 75, तब आंसर आ जाता 65। लेकिन अब आपने इसको टेढ़ा कर दिया तो वही मास एक्चुअली जो कंपोनेंट दे रहा है नीचे की तरफ वो कंपोनेंट यूज किया जाएगा और वो कंपोनेंट हमारा एमजी साइन थीटा से निकलेगा, यानी 10 साइन 30 यूज करेंगे 10 की जगह। अगर ये 10 साइन 30 है तो 10 साइन 30 का मतलब 5 होगा और आप आसानी से गैस का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे बच्चे 70 बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर एटीएम में निकालना हो तो 70/76 कर सकते हैं, बिल्कुल आसान एकदम। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसी में अगर वो वाला सवाल होता जो इससे पहले कराया गया था, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं भाई, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको, है ना, मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं कि इससे पहले वाला जो सवाल था ये वाला, अगर इसी के ट्यूब को टेढ़ा कर दें ऐसे, कर लोगे अब इसको? यही ट्यूब ऐसे टेढ़ी कर दी जाए, यही ट्यूब जो जिसके अंदर ये सारा मसाला भरा हुआ है ऐसे ही सब, तो ठीक है ना यार, फर्क क्या पड़ता है? इसी को पहले तुमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब इसको टेढ़ा कर लेना, यानी जहां पर भी तुम्हारा ये आ रहा है कितना है ये 50, अगर ये 30 डिग्री टिल्ट होती है नीचे की तरफ तो 50 की जगह 25 यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। सब लोग समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? यानी वो सवाल को और गंदा कर सकता है। वो इस तरह की एक ट्यूब ले सकता है जिसमें 3-4 तरह के लिक्विड भरे हुए हैं। अब उन 3-4 तरह के लिक्विड से आंसर निकालो, तो मैंने सबसे पहले उन 3-4 तरह के लिक्विड को मरकरी में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद कंपोनेंट मारा, फटाक से आंसर बाहर आ गया। क्लियर है? ये कर लोगे सब लोग? ठीक, बिल्कुल सही। अब और आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट जो है एक दो बेसिक चीजें हैं उनको भी निपटाते हैं और ताकि आगे बढ़ें। ये ऐसी यार, ये मतलब समझो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम तुम्हें समझा देते हैं कह क्या रहे हैं। ये एक दूसरे बड़े आदमी हैं, चार्ल्स साहब हैं, ये इनका भी कुछ मानना है, तुम्हें पता है ये लॉ क्या है? चार्ल्स साहब का मानना ये है कि एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर फिक्स मोल्स ऑफ गैस, दो बातें फिक्स हो गई, गैस का प्रेशर फिक्स है, उसके मोल्स फिक्स, तो जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिश्ता रखता है। अगर वो टेम्परेचर केल्विन में है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और अगर वो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो V T के साथ डायरेक्ट रिश्ता तो रखता है, लेकिन तब वो A प्लस BT के हिसाब से। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। यानी अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो V इज इक्वल टू A प्लस BT, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन लीनियर नहीं, ये भी लीनियर इक्वेशन। और अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो V इज इक्वल टू KT, ये भी लीनियर इक्वेशन है। और इन दोनों में फर्क क्या है? सर हमने मैथ्स में पढ़ा है कि इनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर V इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू MX है तो ओरिजिन से पास होगी, और Y इज इक्वल टू MX प्लस C है तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगी, लेकिन उसका कुछ इंटरसेप्ट होगा, बस इतना फर्क। समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्लियर है कि जो चार्ल्स का अपना लॉ है वो यही है कि एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर फिक्स मोल्स ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर शुड बी इन डिग्री सेंटीग्रेड। यानी चार्ल्स का लॉ ये, दिस इज चार्ल्स लॉ। इसी T को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकल के आता है। मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, सब लोग पहले इसको समझ लें। अब तुम अभी टेंशन मत लो, सीधी सी बात क्या है, टेम्परेचर को दुगना करने से वॉल्यूम दुगना हो जाएगा अगर प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट है, तब जब वो टेम्परेचर केल्विन वाला होगा। ये देखिए आप,
यहां टी को डबल करोगे तो ये वी डबल होगा, लेकिन इस टी को डबल करोगे तो क्या वी डबल हो जाएगा? नहीं नहीं सर, यानी डिग्री वाले को डबल करने से वॉल्यूम डबल नहीं होता सर, केल्विन वाले को डबल करने से वॉल्यूम डबल होता है। डिग्री वाले को डबल करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड दैट इज लीनियर इक्वेशन, नो डाउट। हम ये नहीं कह रहे कि वॉल्यूम घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर के डबल करने से वॉल्यूम डबल हो रहा है, इसका मतलब वो टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर है सर, वो डिग्री सेंटीग्रेड वाला नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड को डबल करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन डबल हो जाएगा ये बिल्कुल नहीं होता सर, क्योंकि उसके अंदर एक कांस्टेंट है। समझो बात, ए एंड बी आर कांस्टेंट, सब लोग समझ पा रहे हैं? V इज इक्वल टू के टी सर, V इज इक्वल टू के टी सर, वाह, समझ में आ रहा है सबको? सबको ये बात समझ में आई? मैं बताता हूं क्या लिख रहा हूं मैं। अभी मैं ये वाली स्लाइड एक बार दोबारा भी दिखा दूंगा तुम्हें, इनफैक्ट स्लाइड को मैं खुद हाथ से लिख के दिखा देता हूं, ठीक? मैं इसलिए लिख के ले आया ताकि तुम्हारे पास पीडीएफ में चला जाए। क्लास में पर्पस नहीं है तुम्हें कि मैं स्लाइड से ही पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं मसाला ऐसा बना लूं कि एटलीस्ट पीडीएफ के पास, तुम्हारे पास जब पीडीएफ पहुंचे तो तुम कम से कम कुछ नोट करना चाहो तो नोट कर सको। समझाने के लिए तो मैं अपनी ब्लैंक स्लाइड यूज करने वाला हूं। ये देखिए आप, मैं अब ये सारी बातें आपको समझा के दिखाता हूं। चार्ल्स कहता क्या है? चार्ल्स ये कह रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर फिक्स्ड moles of gas, volume is a linear function of temperature। ये कह के चार्ल्स साहब मर गए थे, ठीक? ये चार्ल्स साहब का कहना है। मैंने बॉयल में भी तुम्हें बताया था कि इस बात का ध्यान रखना, किताबें क्या बेवकूफ बनाती हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वैसे ही चार्ल्स में भी तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ लीनियर रिश्ता रखता है, और वो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम डिग्री में ही टेम्परेचर नापते हैं, केल्विन स्केल में तो कन्वर्ट करना पड़ता है। समझो बात को, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चार्ल्स का मानना यह है कि जो वॉल्यूम होता है, it is a linear function of temperature where this T is in degree centigrade, this is not in Kelvin। ये चार्ल्स का लॉ है, बात खत्म। ये जो T मैंने लिखा है ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला है कि अगर आपने डिग्री बढ़ाई तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड दिस इज लीनियर चेंज है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब इसमें केल्विन कहां से आ गया सर? हमने तो पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, और पता नहीं क्या क्या, वो पता नहीं कौन सी किताबों में लिखा गया था, यहां से आया है। चार्ल्स ये कह के मर गए हैं, हमने इसको इंटरप्रेट किया है। कैसे इंटरप्रेट किया है सर? जरा एक बात बताइए जरा, अगर मैं इन ए और बी कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकाल लूं तो मजा आ जाएगा। हमने कहा बिल्कुल मजा आ जाएगा। जरा इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकाल के देखो। कैसे निकालूंगा सर? आप जरा सोच के देखिएगा। एट टी इज इक्वल टू 0 डिग्री, केल्विन तो पिक्चर में ही नहीं कहीं, ये तो डिग्री का लॉ है, वी टी इज ए प्लस बी टी, बात खत्म हो गई। उसने कहा कि अगर मैं टी की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या होगा? मैंने कहा अगर तुमने टी की वैल्यू 0 रख दी तो तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी। समझो कैसे सर? एट टी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू V0। सर एक कांस्टेंट खत्म। मैंने कहा वाह मजा आ गया, अब बी को भी निपटाओ। कैसे निपटाऊंगा सर? मैं इस पूरी इक्वेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, बिल्कुल सही करने जा रहे हैं। डीवीटी बाई डी टी इज इक्वल टू बी। मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इससे क्या होगा सर? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यहां से एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने आ रही है, एक एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने आ रही है, जो हमने ऑब्जेक्टिव बुक्स में देखी है पूछते हुए। क्या? अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करें, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर फिक्स्ड मोल्स ऑफ अ गैस, इफ यू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री, कौन सा, केल्विन वाला या डिग्री सेंटीग्रेड वाला? रेज कर रहे हैं 1 डिग्री, डिग्री वाला है केल्विन वाला? अरे सर कोई भी कर दीजिए, रेज तो रेज होता है सर। अगर आप डिग्री को भी 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो केल्विन भी तो 1 डिग्री बढ़ेगा। नहीं समझे बात को? रेज चेंज में फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट यह है कि उस गैस का जो नया वॉल्यूम होगा वो अपने पुराने वाले वॉल्यूम से 1/270.15 टाइम्स और इंक्रीज कर जाएगा, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। और ये किताबों में पूछता हुआ देखा है मैंने, वो एग्जाम में पूछ लेता है हमसे ऑब्जेक्टिव, छोटा सा ऑब्जेक्टिव बना के। यानी वो कहना क्या चाह रहा है कि इफ वी रेज the temperature of a gas by 1 degree, then its new volume
विल बी, मान लीजिए आप 0 डिग्री पर हैं और 0 डिग्री से आपने 1 डिग्री रेस किया, तो जो आपका नया वॉल्यूम होगा वो होगा V0 प्लस V0 बाई 273.15। एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। क्या कि अगर आप किसी भी गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री से 1 डिग्री करते हैं तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो पुराने वाले वॉल्यूम से, 0 डिग्री पे वॉल्यूम क्या था V0, तो पुराने वाले वॉल्यूम से 1/273.15 टाइम्स और बढ़ जाएगा। यानी V0 तो था ही सर, V0 का 1/273.15 टाइम्स और इंक्रीज कर जाएगा। यानी V0 तो था ही था प्लस V0 बाई 273.15 टाइम्स और आ जाएगा। एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट एट constant pressure and for fixed mole of a gas। ये फिक्स है, यानी for a constant pressure and fixed moles of a gas, if you raise the temperature of a gas by 1 degree, then its new volume will be increased by 1/273.15 times। and this is experimental fact। क्या पता चला इससे? इससे ये पता चला कि सर इस B की वैल्यू आ गई। हमने कहा कैसे आ गई सर, ये बताइए। अगर मैं dt को 1 कर दूं, यानी 1 डिग्री का चेंज, तो जो नया वाला वॉल्यूम चेंज होगा, बताओ चेंज कैसे निकल के आएगा? सर नया वाला इतना है, पुराना वाला V0 था, तो जब आप दोनों को चेंज देंगे तो सिर्फ V0 बाई 273.15 ही तो आएगा। सर इसका मतलब ये हुआ इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से dV बाई dt की वैल्यू 0 बाई 270.15 टाइम्स, यानी इतनी निकल के आने वाली है इस फैक्ट के अकॉर्डिंगली। सब लोग समझो भाई, dt 1 हो गया क्योंकि चेंज कितने का है? 1 डिग्री का। और dv कितना हो जाएगा? सर dv हो जाएगा, पहले V0 था और V0 से बढ़ के इतना हो गया, तो चेंज कितना आया? सर V0 बाई 273। इसका मतलब ये हुआ dv भी पता चल गया, dt भी पता चल गया, उससे मुझे b की वैल्यू आ गई। यानी a भी निकल आया था सर, b भी निकल आया। अब आप एक काम करिए, यहीं पर a और b की वैल्यू दोबारा पुट कर दीजिए। चलिए दोबारा पुट कर देते हैं। e इज इक्वल टू a की जगह कितना? V0 और b की जगह कितना? V0 बाय 273.15 इंटू टी। सर अब एक काम करिए, V0 कॉमन ले लीजिए, बहुत बढ़िया। यह आ जाएगा 273.15 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273.15, बहुत बढ़िया। सर आप इसको ये लिख दीजिए, V0 बाय 273.15 एंड ये क्या है सर? ये डिग्री में 273 ऐड कर रहे हैं आप, ये केल्विन है सर। दिस इज कैपिटल टी। समझो बात, अब आ रहा है सर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एंड दिस इज Y इज इक्वल टू mx सर। यानी इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिश्ता रखता है, लेकिन डिग्री वाले के साथ सर एक लीनियर इक्वेशन बनाता है। डबल T को करोगे तो V बढ़ तो जाएगा लेकिन डबल हो जाएगा, ये गलत है सर। हाँ, इस T को डबल करेंगे तो सर ये डबल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। यानी दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो अल्टीमेटली V इज इक्वल टू क्या निकल के आया? V इज equal to some constant into T and this T is Kelvin वाला। सब लोग इसको समझने की कोशिश करना भाई। मैं इस डिटेल में तुम्हें लेके जाना नहीं चाह रहा हूं, मतलब मैं भी बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं कि तुम अननेसेसरी इसमें टाइम पास करो। मैं सिर्फ तुम्हें एक बात ये समझाना चाह रहा था कि सर डिग्री सेंटीग्रेड को डबल करने से वॉल्यूम डबल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो लॉ है उस लॉ में डिग्री को चेंज करने से ये डबल हो ये नहीं कहा गया। हाँ, केल्विन को डबल करने से सर वॉल्यूम क्यों डबल हो जाता है? क्योंकि सर इस लॉ का इंटरप्रिटेशन ये है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली लिंक्ड विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर लाइक y इज इक्वल टू mx एंड सिंस इट इज y इज इक्वल टू mx यू इंक्रीज x बाय ट्वाइस, सो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा सर। ये कैपिटल T की कहानी है। छोटे t की कहानी सिर्फ इतनी है, छोटा t बढ़ेगा हम भी बढ़ेंगे, तुम बढ़ोगे हम भी बढ़ेंगे, तुम डबल हो जाओगे लेकिन हम डबल नहीं होंगे, ये कंफर्म। हाँ, बड़ा t क्या कहता है? हम बढ़ेंगे तुम भी बढ़ोगे, तुम डबल हो जाओगे तो हम भी डबल हो जाएंगे, कैपिटल T। तुम्हें समझाना था मुझे, क्योंकि ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो जनरली बच्चों को नहीं पता होती है, और वो करके क्या बेवकूफी चले आते हैं। भाई तुमने सवाल किए हैं तो तुम्हें ये पता है सर, हम हमेशा केल्विन वाला ही लेते हैं। सर क्यों लेते हैं केल्विन? हम चार्ल्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T जो लिख रहे हैं वो क्यों लिखते हैं सर? वो तो इस लॉ का एक इंटरप्रिटेशन है सर। ये बड़ा ड्रामेबाजी हुई है इसके अंदर, और इस ड्रामेबाजी के बाद सर V इज कैपिटल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जस्ट लाइक Y इज इक्वल टू mx। रोशन कह रहा है कि V इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, समझ में नहीं आया। ये चार्ल्स लॉ था बेटा। चार्ल्स ने बताया था कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम एक लीनियर इक्वेशन रखता है, एक लीनियर फंक्शन बनता है, और वो लीनियर फंक्शन तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से ही बनाया जाता है। तो मैंने y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी से एक लीनियर इक्वेशन बना ली। दिक्कत क्या है सर? ए और बी कॉन्स्टेंट्स पता नहीं है, वो मैंने निकाल लिए, और निकालने के बाद वापस पुट करके वॉल्यूम को कैपिटल T के साथ डायरेक्ट इक्वेट कर दिया। समझ में आए? स्लोप भी होगा,
स्लोप भी होगा, इस कर्व का जो स्लोप होगा वो भी होगा, एंड दैट इज dv by dt. That slope is dv by dt, and that dv by dt is v naught by 273.15. Why? Because experimental fact says at a constant pressure for fixed moles of a gas, if you increase the temperature of a gas from 0 degree to 1 degree, the new volume will be v0 plus v0 by 273.15, and this is experimental fact. क्लियर है? मान्या, P कैसे निकाला? तुम लोग यार इंजीनियरिंग के कैसे स्टूडेंट हो और फिजिक्स मैथ्स में क्या करते हो हम समझ नहीं पाते हैं। फिजिक्स में इस तरह की 36 बातें होती होंगी, मैथ्स में इस तरह की 36 बातें होती होंगी कि डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल लेना। तुम्हारे लिए बवाल हो गया एकदम। अरे इस पूरी इक्वेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया dv by dt इक्वल टू बी। अब बी की वैल्यू कैसे निकाली? सर dt को 1 कर दीजिए, जो भी dv आएगा वही बी होगा। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या कहता है कि अगर आपने dt को 1 कर दिया तो dv की वैल्यू ये हो जाती है, नया वॉल्यूम ये हो जाता है। पुराना v0 है, नया ये हो गया, तो dv कितना आएगा? सर इसमें से 0 को माइनस कर दीजिए तो dv निकल आएगा। वो dv यहां पुट कर दिया, dt 1 है, dv निकल आया, तो यही तो वैल्यू आई भाई। दिस इज dv डिवाइडेड बाय 1, dv बाय dt आ गया। ये हमारा b आ गया। इस b को वापस पुट कर दिया, इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया, पता चला कि सर ये अब v कैपिटल T के साथ डायरेक्ट रिश्ता रखता है। सर इसमें कोई लीनियर इक्वेशन है, वो भी ओरिजिन वाली। सर अब आप t को डबल करिए, वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है v1 बाई t1 बराबर v2 बाई t2। v बाय छोटा t बराबर v बाय छोटा t नहीं होता, समझो इस बात को। छोटे t का रिलेशन इस तरह के नहीं निकलता, क्योंकि उसके अंदर a भी कांस्टेंट आता। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस एक्सप्रेशन से यह पता चल रहा है कि v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू t। इससे यह पता चल रहा है कि v बाय कैपिटल T इज कांस्टेंट, दैट इज v1 बाय t1 बराबर v2 बाय t2 बराबर सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इससे यह पता चल रहा। हम ये नहीं लिख सकते थे सर कि v बाय छोटा t1, ऐसे लिख दें v1 बाय छोटा t1 इज इक्वल टू v2 बाय छोटा t2 सो ऑन सो ऑन। ये नहीं है सर, ये सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि v बाय t कांस्टेंट तो है, लेकिन वो आपस में इस तरह से लिंक नहीं हो सकता। v बाय छोटा t बराबर v बाय छोटा t, क्योंकि ये छोटे t के साथ रिलेशन नहीं निकाला गया है सर, ये बड़े t का है v बाय t कांस्टेंट होने का। तुम सब लोग समझ रहे होगे इस बात को, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है भाई। ये तो सब लोग समझो इस बात को यार, कितनी गणित समझा रहे हैं यार। इस t को 2t कर दो सर, कर देते हैं, ये v1 है, ठीक। t को 2t कर देते हैं, तो जो v2 आएगा वो a प्लस b t2 आएगा। और अगर मैं, बल्कि ऐसे नहीं लिखते हैं, और साफ लैंग्वेज में लिखते हैं, ये t रहने देते हैं और इसको 2t कर देते हैं। अब बताओ, क्या v2 v1 से दुगना हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ सर। लेकिन टेम्परेचर तो डबल हो रहा है ना, लेकिन फिर भी ये डबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर ये बढ़ रहा है, डबल नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज a प्लस समथिंग। लेकिन यही काम आपने केल्विन के साथ किया होता, तब P इज इक्वल टू k t, ये v1 हो गया, एंड v2 इज इक्वल टू k 2t। अब सर आप बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, v2 इज इक्वल टू 2v1। आप बिल्कुल सही है। सब लोग समझने की कोशिश करो। मैं बहुत छोटी चीज पर दिमाग लगा रहा हूं, बहुत छोटी चीज पर दिमाग लगा रहा हूं। मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि एक बार पिक्चर तो क्लियर हो जाए यार, कि भाई कैपिटल टी क्यों लिया जाता है, या आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी में टी डिग्री का क्यों नहीं होता? क्योंकि वो चार्ल्स के थ्रू बनता है, और चार्ल्स में कैपिटल टी यूज किया जाता है सही से। अभी मैं डिराइव करके दिखाता हूं, सब लोग समझ रहे हो ना इस बात को? तो ये कोई गलती नहीं है। अगर कभी हमसे पूछा जाए क्या चार्ल्स लॉ ये है कि वॉल्यूम इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टेंपरेचर एंड दैट टेंपरेचर शुड बी इन डिग्री सेंटीग्रेड, ट्रू। वॉल्यूम इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, दैट टेंपरेचर इज केल्विन, ट्रू। लेकिन डिग्री को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ तो जाएगा, लेकिन डबल करने से डबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर वो a प्लस bt होता है। यहां पर डबल नहीं हो रहा, ये देखिए डबल नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर डबल हो जाएगा अगर टेम्परेचर केल्विन में डबल होता। यानी टेम्परेचर को केल्विन में डबल करो तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। डिग्री वाले टेम्परेचर को डबल करोगे तो वॉल्यूम डबल नहीं होगा। इसलिए जब भी डिग्री वाला टेम्परेचर दिया जाए तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करके अपने सवालों को प्रोसीड करिएगा, क्योंकि v1 बाई t1 बराबर v2 बाई t2 ये केल्विन वाले टेम्परेचर हैं, ये डिग्री वाले नहीं। क्लियर है? ये समझ में आ गया? कुछ बच्चों के समझ में आ गया, ज्यादातर बच्चों के समझ में आ गया। इसमें कोई खास बात नहीं यार, अननेसेसरी टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना। अच्छा, इसी में जरा से ये ग्राफ बना के तुम्हें दिखा देता हूं। मैं अपनी तरफ से एक आध ग्राफ बना लेता हूं।
बहुत आसान है, बनाना ही क्या है सर, ये देखिए बड़ा सीधा सा ग्राफ बनाते हैं सर, वी और टी का ग्राफ बनाइए, वी और कैपिटल टी। तो हमने कहा सर ये तो अभी आपने बताया है सर, वो v इज इक्वल टू के टी होता है सर, ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन है, ये देखिए आप, ये करवा गया, बिल्कुल सीधा है। दूसरा सर, अगर आपने एक छोटे टी का ग्राफ बनाया होता तब आप क्या करते? हाँ बिल्कुल सही है, छोटे टी का ग्राफ बनाते, वो भी लीनियर आता है यार, दिस छोटा टी इज इन डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला, और ये कैपिटल टी वाला कौन सा है? ये केल्विन वाला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक, ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला। अब सर ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो फिर वो भी ऐसी बनेगा, हाँ लाइन बनेगी लेकिन उसमें इंटरसेप्ट होगा, बस इतना ही फर्क है, और वो जाके जीरो, समझना जरा, ये -273, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन टेम्परेचर क्योंकि जीरो होगा, इसलिए यहां पर जाके वॉल्यूम क्या माना जाएगा? जीरो। बस फर्क इतना है, डिग्री के साथ कर खींचोगे तो एक इंटरसेप्ट के साथ बनेगा, और केल्विन के साथ खींचोगे तो ओरिजिन वाला बनेगा, खत्म हो गया, बिल्कुल सीधा, इसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं, ठीक। वाई इंटरसेप्ट ए ले सकते हैं, दैट ए इज अ कांस्टेंट, और कितना अच्छा सवाल बना के देगा, सोचो इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू वगैरह दे दे कुछ कुछ और पूछे बी क्या होता है, पता नहीं, मतलब समझ लो, अब तुम अपना अकल लगाना, कुछ भी पूछ सकते, ठीक। अच्छा तीसरी चीज क्या बना रहा हूं? तीसरी चीज बना रहा हूं मैं, कुछ पी और कैपिटल टी के कर्व्स बना रहा हूं, पी और कैपिटल टी के कर्व बना लेते हैं, ठीक, अलग अलग नहीं, सॉरी, वी वी और कैपिटल टी, वी और कैपिटल टी के कर्व बना लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। अच्छा अब ये जो कर्व बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं, ठीक, मान लीजिए ये कर्व, सर ये क्या आपने बना दिया? ये मैंने क्या बनाया, मैंने अलग अलग प्रेशर्स पे बनाया है, P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, याद है जैसे हमने आइसोथर्म्स डिफाइन किए थे। आज मैं क्योंकि एक पर्टिकुलर कर्व एक कांस्टेंट प्रेशर पे बना रहा हूं, इसलिए इन सबको आइसोबार्स बोल, दे आर आइसोबार्स, दे ऑल आर आइसोबार्स। आइसो मतलब सेम एंड बार मतलब प्रेशर, आइसोबार्स, ठीक। अब दिमाग क्या लगाना है सर, ये और बता दीजिए P1 P2 P3 P4 का रिलेशन क्या है? जैसे कल हमने आइसोथर्म्स का रिलेशन निकाला था, टेम्परेचर्स के आपस में रिलेशंस निकाले थे, वैसे ही आप सर प्रेशर्स के रिलेशन निकालते हैं। जल्दी से बताओ, प्रेशर बड़ा आएगा छोटा आएगा, कौन सा बड़ा आएगा कौन सा छोटा आएगा? जल्दी से सोचो, क्या तरीका बताया मैंने सर? बड़ा आसान तरीका है सर, आप एक काम करिए, एक लाइन खींच दीजिए, बस खत्म हो गया सर, एक लाइन खींच दिया आपका काम चल जाएगा। कैसे सर? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर फिक्स हो गया सर, अब ये टेम्परेचर फिक्स हो गया सर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सबसे कम वॉल्यूम यहां है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहां है। तो मैंने कहा बॉयल को बुला लो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल पिक्चर में आ जाएगा, प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, खत्म हो गई बात। सर जब सबसे कम वॉल्यूम यहां है तो यहां का प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए, यानी P4 सबसे बड़ा होगा, फिर P3 आएगा, फिर P2 आएगा और फिर P1 आ जाएगा। करना ही नहीं है, बिल्कुल सीधा एकदम, P4 P3 P2 P1, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे उल्टा लिख रहे हैं, रितम पाल P1 इज ग्रेटर देन P2, कैसे बेटा? P4 सबसे बड़ा आएगा। देखो मैंने तुम्हें सिखाया है, अपना दिमाग मत लगाओ, पहले सीखो। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं, फिक्स टेम्परेचर पर वॉल्यूम सबसे कम कहां होता है? यहां प्रेशर ज्यादा होता है, खत्म हो गई बात। सबसे कम वॉल्यूम यहां है, इसका थोड़ा बड़ा है, इसका और बड़ा है, और सबसे बड़ा इसका, वॉल्यूम सबसे बड़ा है, वॉल्यूम की ये लाइन है ना, तो सबसे बड़ा वॉल्यूम यहां है, तो इसका ये हुआ, ये जो प्रेशर है गैस का वो सबसे छोटा होना चाहिए, यानी P1 सबसे छोटा होना चाहिए और P4 सबसे बड़ा होना चाहिए। सबके समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है, ये क्लियर है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, अब इस पे जल्दी से एक सवाल कर लेते हैं। अच्छा इसी में मैं चाह रहा हूं गैलुसाक्स लॉ भी एक साथ ही खत्म कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर, गैलुसाक्स लॉ। ये क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल वही उल्टा बोल रहे हैं बस। ये कह रहे हैं देखिए ऐसा है कि जिस तरह से आपने चार्ल्स लॉ को वेटेज दी है उसी तरह से हमें भी वेटेज दीजिए। मैंने कहा आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये भी बिल्कुल वही बात कह रहा है, बिल्कुल सेम। प्रेशर इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फॉर फिक्स मोल्स। मैं बताता हूं क्या। फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट। ये इनका, यानी इनका भी जो लॉ है वो वही लॉ है, Pt इज इक्वल टू A प्लस BT। कब?
एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ द गैस। सब लोग अपनी अकल लगाना और सब लोग इस बात को मानना कि सर ये भी कैसे ना कैसे सर यहां पहुंचने वाला है। बताओ समझे कि नहीं? सर ये डिग्री है और ये केल्विन है और ये बिल्कुल वैसे ही यहां पहुंचेगा, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम increase a temperature by 1 degree of a gas, then its new pressure will be पुराने वाले का 1/273.15 टाइम्स मोर। बिल्कुल जैसे वॉल्यूम के लिए बोला था वैसे ही प्रेशर के लिए बोलेंगे। तुम बताओ सब लोग यहां तक पहुंच पाओगे अपने आप? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल टी। क्यों कहा जाता है कि P1/T1 इज कांस्टेंट, P/T इज कांस्टेंट, P by छोटा t इज कांस्टेंट? वो क्यों नहीं बोलते P by छोटा T1 बराबर P by छोटा T2 सो ऑन सो ऑन सो ऑन? ना, ये कैपिटल टी बिल्कुल जैसे चार्ल्स के लिए डिफाइन किया था, बिल्कुल सेम यहां पर। यानी गैलुसाक साहब ने बोला था प्रेशर इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर शुड बी इन डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसी को अगर आपने एक्स्ट्रापोलेट किया तो पता ही चला कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T ऑल्सो एंड दिस इज Y इज इक्वल टू mx वाला प्रोपोर्शनल। ये Y इज इक्वल टू mx प्लस C वाला है एंड दिस इज Y इज इक्वल टू mx वाला प्रोपोर्शनल। क्लियर है ये सबको? बिल्कुल सेम वैसा ही, बस इसमें एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या आ रहा है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और मोल्स कांस्टेंट है और आप किसी गैस का प्रेशर नहीं टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करते हैं तो उसका नया प्रेशर पहले वॉल्यूम था, अब प्रेशर, नया प्रेशर पुराने वाले प्रेशर से 1/2.15 टाइम्स और बढ़ जाए। बस इतनी सी। शाबाश, समझ में आई वाली बात? सबके समझ में आ गई ये बात? ठीक। और जहां तक इसके कर्व्स का सवाल है, इसके भी वही सारे कर्व्स हैं जो तुमने बनाए थे। तुम्हारे सामने बना के दिखा देता हूं, सेम कर्व जो अभी हमने बनाए थे, बिल्कुल सेम कर्व यहां बनेंगे। आप चाहे पहला कर्व ये ले लीजिए सर, P और कैपिटल T का बना लेते हैं, बिल्कुल बना लीजिए। P और कैपिटल T का सर ऐसे बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। सर अगर हम छोटे t के साथ बना लेते, आप छोटे t के साथ बना लीजिए। सर ये P है और ये छोटा t है डिग्री सेंटीग्रेड वाला। अब क्या करें सर? फिर वही लीनियर इक्वेशन आएगी, एक स्लोप के साथ आएगी, बस इतना फर्क, एक इंटरसेप्ट के साथ आएगी एंड दिस विल बी -273 डिग्री। और सर अगर मान लीजिए हमने फिर वही वाले कर्व बनाए जिनको आप इस बार आइसोकोर्स कहते हैं, आइसोचोर्स या आइसोकोर्स जैसे बोलना है। सो दिस इज P और T का कर्व जिसमें आपने फिर वही वाली बात की है। सर एक कर्व ये बना लेते हैं, एक कर्व ये बना लेते हैं, एक कर्व ये बना लेते हैं, एक कर्व ये बना लेते हैं। ये V1 वॉल्यूम है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। इस बार आपने चारों कर्व सर कांस्टेंट वॉल्यूम V1 V2 V3 V4 पे बनाए हैं। आज इनका क्या नाम रखेंगे? तो आज इनका नाम आइसोकोर्स रख दिया जाएगा। दे आर आइसोकोर्स। आइसो मतलब सेम एंड कोर मतलब वॉल्यूम। आइसोकोर्स, दे आर आइसोकोर्स। जहां तक V1 V2 V3 V4 के ऑर्डर का सवाल है सर, वो तो बड़ा आसान है। आपने बड़ा आसान तरीका बताया है, एक लाइन खींच तो सब पता चल जाता है। जैसे ही एक लाइन खींचेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। सर मुझे प्रेशर सबसे कम यहां दिखता है, सबसे ज्यादा प्रेशर यहां दिखता है। प्रेशर के कम होने से सर मैंने सुना है वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो सबसे बड़ा वॉल्यूम मुझे V4 नजर आता है और फिर V3 नजर आता है और फिर V2 नजर आता है और सबसे छोटा V1 नजर आता है। समझो सब लोग। अश्वनी कह रहा है ये डैश क्यों दिखाते हैं कर्व्स में? बेटा डैश इसलिए दिखाते हैं क्योंकि कर्व जब बनाए जाते हैं तो अलग अलग एक्स वैल्यूज को रखकर वाई की वैल्यूज प्लॉट की जाती हैं। अगर तुमने बचपन में कभी एक ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाया हो, अगर तुम लोगों ने क्लास कभी स्कूल में कभी कुछ किया हो कि एक ग्राफ पेपर आता है, आप एक्स की वैल्यू डालते जाते हैं और वाई की वैल्यू पुट करते जाते हैं, यानी ऐसे कुछ करते हैं। अगर तुम्हें याद हो, जैसे मैं ये वाला कर्व बना रहा हूं, तो मान लीजिए आपने क्या किया कि ये P है और ये T, तो आपने T की एक वैल्यू डाली और प्रेशर नाप लिया। मान लीजिए ये आ गया, फिर ये वाला पॉइंट 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 आ गया, और फिर आप क्या करते थे? इनको मिला देते थे। याद है ना, स्कूल में ग्राफ ऐसे बनाते थे। दिक्कत क्या है कि एक पर्टिकुलर केल्विन टेम्परेचर के बाद उससे कम जाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता। भाई आदमी भी तो आदमी है ना। टेम्परेचर 50 डिग्री, 50 केल्विन, समझते हो 50 केल्विन 100 केल्विन कितना होता है? -173 डिग्री। मर जाएगा आदमी, समझ लो। ये वाले पॉइंट्स तो वो लोकेट ही नहीं कर सकता अंदर वाले। तो करता क्या है कि ऊपर जब तक वो जिंदा था तब तक के पॉइंट्स निकाल लेता है और उसके बाद आंख बंद करके ग्राफ को आगे बढ़ा देता है और वो ओरिजिन को क्रॉस कर जाता है। यानी करना भी चाहिए क्योंकि y = mx वाला ग्राफ है, तो वो एक्स्ट्रापोलेट करके उसको ओरिजिन तक लेके आता है। उसको उस तरह उस टेम्परेचर पर गैस के प्रेशर या वॉल्यूम्स क्या है ये पता नहीं है, क्योंकि वो नाप नहीं सकता। इतना ठंडा माहौल वो बर्दाश्त नहीं करता।
तो उसने जहां तक नापा उसने वो पॉइंट बना लिए और उसके बाद उस लाइन को आगे आंख बंद करके बढ़ा दिया, ओरिजिन से पास हो गई। उसने कहा देखो देखो होनी भी चाहिए थी, हो भी रही है। समझ में आया ना? सुंदर राम कह रहे हैं लगता है 6 क्लास के भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। हाँ, चोर मतलब वॉल्यूम। सब कुछ जो स्लाइड में लिखा है वो सब पीडीएफ में, ये पूरा पीडीएफ चला जाएगा तुम्हारे पास, ऐसे ही सेव होगा और ऐसे ही पीडीएफ चला जाएगा। थर्ड वाला ग्राफ फिर से बता दीजिए। थर्ड वाला ग्राफ वही है यार, अलग अलग वॉल्यूम पे मैंने जिस तरह से कर्व खींचे हैं ऐसे खींच दिए। और आपसे पूछा जा रहा है कि V1 V2 V3 का रिलेशन बताइए, तो मैंने फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक लाइन खींचकर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर मुझे जहां सबसे ज्यादा दिखा, मैं समझ गया वहां वॉल्यूम सबसे कम होगा, यानी V1 सबसे छोटा होगा और V4 सबसे बड़ा होगा। क्लियर है भाई? सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा अब समझ लो, मैंने पहले ही बोला था यार थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो? और थोड़ा सा जल्दी भी चलेंगे, थोड़ा जोर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, कवर करना है सारा कुछ, तो इसलिए थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा इसमें। तो थोड़ा सा सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपने आप भी समझने की करें। पूछना तो बहुत आसान होता है यार, कोई भी चीज जरा सी समस्या कैसे होगी भाई, इसका क्या इलाज है, इसका, अरे भाई इलाज इलाज कुछ कुछ आपको अपने आप भी ढूंढने, तो आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे आपके समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कुछ मुश्किल। हाँ, ये सब कुछ आइडियल गैस के लिए बताया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर सर आप हैं कि नहीं? आज ही यार एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया तो है, पता नहीं अभी हम हैं या नहीं है, कुछ पता नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत सारे बच्चों के समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये सब करने के बाद हम आते हैं अपने मेन बात पर कि किसी भी गैस की, बल्कि चलो ठीक है, एक इक्वेशन डिफाइन कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर एक आध सवाल भी कर लेंगे, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये है वो जिसको तुमने सुना था, और ये अब आ रही, ये लॉज के बाद आई है। ये नहीं कि सर ये पहले ही आ जाती तो कितना मजा आता, तुम्हें दिखाऊंगा मजा कैसे आता। लॉज पहले आए हैं और ये इक्वेशन बाद में बनी है, इसलिए इन लॉज की अपनी वेटेज। क्या कहती है इक्वेशन स्टेट? एक ऐसी इक्वेशन, मैंने थोड़ा सा, तुम्हें याद होगा डेंसिटी जब हम कर रहे थे, याद हो तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी वाली बात, तब मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी वाली बात बताई थी तुम्हें। आज की डीपीपी में हो सकता है डेंसिटी वाले एक आध सवाल आ भी जाए, ठीक? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो क्या कहती है कि वो किसी भी गैस के स्टेट्स पैरामीटर जो होते हैं, यानी किसी भी गैस के जो वो पैरामीटर जो गैस की स्टेट को डिफाइन करते हैं, क्या तो उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, ये गैस की स्टेट्स वेरिएबल्स हैं। तो जो इक्वेशन इन गैस की स्टेट्स वेरिएबल्स को आपस में लिंक करती है उसे आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो सर ये प्रेशर, वॉल्यूम और भाई ये तो ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो पी और वी का रिश्ता आ जाएगा, सर बॉयल ने बताया था। प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे तो वी और टी का रिश्ता आ जाएगा, सर ये चार्ल्स कह के मरा है। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे, मोल्स को कांस्टेंट कर दोगे, तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिश्ता आ जाएगा, सर ये गैलुसाक साहब कह के मरे हैं। लेकिन सर ये पी वी टी तीनों को आपस में लिंक कैसे करें? क्योंकि जो भी लॉज आए हैं उनमें किसी एक चीज को कांस्टेंट कर दिया गया है, यहां पर पी वी टी तीनों ही कांस्टेंट नहीं है, इनको आपस में कैसे लिंक किया जाए? ये लिंक ही आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसे लिंक किया गया, हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। कैसे? वो ये कहना चाह रहा है कि भाई एक काम करते हैं, एक गैस लेके आते हैं और उसकी एक स्टेट डिफाइन कर देते हैं। क्या? सर ये गैस है, इसकी ए स्टेट, ए, मैंने कहा ए स्टेट का मतलब क्या है? कह रहा है ए स्टेट का मतलब यह है कि उसका प्रेशर P1 है, उसका वॉल्यूम V1 है और उसका टेम्परेचर T1। बहुत बढ़िया, आपने गैस की बढ़िया स्टेट डिफाइन की है, प्रेशर भी डिफाइन किया, वॉल्यूम भी डिफाइन किया, टेम्परेचर भी डिफाइन किया, बिल्कुल सही। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस गैस को इस स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में लेके जाना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, नई स्टेट डिफाइन कर लीजिए। तो मैंने गैस की एक नई स्टेट डिफाइन कर दी, मान लीजिए वो ये है, दिस इज स्टेट बी। और बी स्टेट क्या है? सर गैस का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और उसका टेम्परेचर मैंने T2 कर दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया तुमने, एक गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर दिया, ये देखिए चली गई। वो कह रहा है कि आप इन दोनों तीनों स्टेट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं यार, ये मुझे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां जाने में प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, टेम्परेचर भी वेरिएबल है। मुझे ना चार्ल्स लगाने का मतलब समझ में आता है, ना बॉयल्स का मतलब, ना गैलुसाक का, क्योंकि वो तीनों लोग ये कह के मरे हैं कि पर्टिकुलर चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, या तो प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर। यहां तो तीनों ही बदल रहे हैं। सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने वो लॉस पढ़े तो हैं लेकिन उनका एप्लीकेशन मुझे यहां समझ में नहीं आता।
हम समझाते हैं तुम्हें उन्हीं बड़े लोगों की मदद से, क्योंकि ये इक्वेशन डिराइव होने जा रही है, इसलिए उन बड़े लोगों को आज तक याद किया जाता है। क्योंकि अगर ये इक्वेशन पहले आ जाती और वो लोग बाद में होते तो उनको कोई पूछता तक नहीं। समझो बात कैसे। मयंक कह रहा है लगता है कुछ बच्चे पढ़ने नहीं आते, टाइम पास करने आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मयंक। कुछ बच्चों को कुछ डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स कभी कभी मुझे सिली लगते हैं, वो उन बच्चों को सिली नहीं लगते। मुझे कभी कभी वो इतने सिली लगते हैं कि मैं उनका जवाब देना पसंद नहीं करता। हालांकि ये मेरी कमी है, समझे बात को, ये मेरी कमी है अगर मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा हूं। लेकिन मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये डाउट्स ऐसे डाउट्स हैं जिनको मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, जिनको बच्चा अगर 2 मिनट के लिए खुद से सोचे एक बार दोबारा पढ़ते वक्त, तो उसके वो डाउट्स अपने आप क्लियर हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम में से ज्यादातर लोग पढ़ रहे हो, ज्यादातर लोग मेहनत कर रहे हो। जो बेचारे थोड़ा सा कमजोर भी हैं वो भी माथा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यही जज्बा तुम लोग को बहुत आगे लेके जाए। ये सब लोग अपना काम करें, और बहुत बढ़िया सर बेसिक से पढ़ा देते। मुझे टर्मिनोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आती, मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूं। मोहित यार हम भी बहुत बेसिक से ही कर रहे हैं यार, लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया कि थोड़ा सा जो चीजें हैं वो थोड़ा सा अगर पहले पढ़ के आओगे, जैसे चार्ल्स एक आदमी है, एक लॉ है जो गैस के लॉज को डिफाइन करता है। मैंने लॉ तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर ही लिखवाया, मैं सिर्फ बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं लॉ का एक्सप्रेशन, मतलब समझो वो लॉ स्टेट नहीं कर रहा हूं, वो मैं लिख के ले आया। अदरवाइज तुम एक बार इन पीडीएफ को जब दोबारा देखोगे तो तुम्हें मेरी बातें समझ में आने लगेंगी। तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी मोहित, बस तुम्हें इतना समझना है यार। अब तुम अगर उसके लिए तैयार हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर तुम्हें लगता है नहीं हम तो चुटकियों में आईआईटी निकालने की कोशिश करेंगे, हलवा हलवा करके निकल जाएंगे, तो ऐसा यार हमें तो नहीं लगता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आईआईटी अभी दूर नहीं है, आईआईटी दूर नहीं है। चलो देखते हैं, असल में सिर्फ आईआईटी नहीं है यार, पर्पस कुछ और भी है, तो देखते हैं कि क्या होगा। सब लोग कोशिश करेंगे। अब देखो ये सब लोग ये मानते हैं कि P1 V1 T1 से P2 V2 T2 जाना डायरेक्ट हमारे किसी लॉ के मतलब का नहीं। सोचो बॉयल को बुला ले, समझ लो जहर खा के मर जाए, कहेगा अजीब आदमी हो तुमने टेम्परेचर भी बदल दिया, हम तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे, हम नहीं आते। चला गया वापस। हमने कहा चलो वो चार्ल्स को बुला लेते हैं, वो भी नहीं आया, गैलुसाक भी नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखा है। जबकि तुमने गैस को क्या कहा है कि भाई तुम्हें सब कुछ बदल के आगे ले जाएंगे। लेकिन हम उन लोगों को अलग अलग बुलाते हैं। जरा अकल लगाना भाई, बिल्कुल समझदारी से। कैसे? मैं इस गैस को यहां से यहां ले जाना चाहता हूं, मैंने इस गैस को यहां से यहां ले जाने का रास्ता ही बदल दिया। पहले मैं गैस को सी पे ले आया, मैंने कहा मतलब, कह रहा सी मेरी एक नई स्टेट है। मैंने कहा क्या है तुम्हारी नई स्टेट? कह रहा देखिए ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें गैस का प्रेशर मैंने P1 से P2 कर दिया, गैस का टेम्परेचर मैंने T1 ही रखा, तो उसका जो वॉल्यूम होगा क्या वो V2 हो जाएगा? नहीं नहीं सर, अगर वो V2 हो गया तो इस टेम्परेचर को भी T2 होना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो यही स्टेट बन जाएगी ना। इसका मतलब हुआ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को P1 से P2 किया, वॉल्यूम V1 से V2 की जगह V हो गया। समझो बात, वरना स्टेट कॉमन हो जाएगी ना। नहीं समझे बात? यानी मैंने गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर उसके प्रेशर को P2 कर दिया, और उसका वॉल्यूम V1 से चेंज होकर V हो गया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इससे कह रहा हूं तू यहां, वो कह रहा यहां से यहां जाने का मतलब, देखो ना सर प्रेशर तो कांस्टेंट है, देखिए प्रेशर कांस्टेंट है। अब आपका टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम को V से क्या होना पड़ेगा? V2, क्योंकि सर P2 और T2 अगर सेम है तो वॉल्यूम भी तो सेम ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले मैं इस गैस को यहां से यहां ले आया कांस्टेंट टेम्परेचर पर, बॉयल को बुला ले, अब वो खुशी खुशी आएगा। और जब तुम यहां से यहां गए तो तुमने वॉल्यूम को नहीं, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट। अब कौन आ जाएगा सर? अब चार्ल्स अंकल आएंगे, अब चार्ल्स को बुलाएंगे। यानी यहां से यहां जाते वक्त बॉयल्स को बुला लिया, और यहां से यहां जाते वक्त चार्ल्स को बुला लिया। अब सब कुछ क्लियर है सर। अब हमारी एक आइडियल गैस इक्वेशन तैयार होने जा रही है जो PVT को आपस में लिंक करने जा रही है। सब लोग समझ पा रहे हैं? सबको ये बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं बॉयल्स को बुलाता हूं तो वो क्या बोलेगा? बॉयल्स को बुलाते हैं तो वो ये बोलेगा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो V विल बी इक्वल टू P1 V1 बाई P2। ये पहली क्वेश्चन आ गई बॉयल्स के थ्रू। अब मैं चार्ल्स के पास गया, मैंने कहा भाई तुम भी कुछ बको। वो क्या बोलेगा कि V बाई T कांस्टेंट होता है, तो वो बोलेगा कि V कितना है? V। T कितना है? T1। V2 कितना है? V2। T2 कितना है? T2। इससे V की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इससे V की वैल्यू आएगी V2 T1 बाई T2। यहां से भी V आ रहा है, यहां से भी V आ रहा है, मैं इन दोनों V को आपस में इक्वेट कर देता हूं। P1 V1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 T1 बाई T2। अगर आप तमीज से कर पाए तो आप देखेंगे कि दिस इज P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2।
क्या इसको देख के नहीं लगता कि पीवी इज बाय टी इज कांस्टेंट? समझो सब लोग जरा। सब लोग समझने की कोशिश करो क्या किया मैंने। मैं सिर्फ उस आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कैसे कर रहा हूं वो निकालना चाह रहा हूं, और तुम्हें, और वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमसे पूछा तो ना जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, मेरे दिमाग में हमेशा एक डाउट होता था कि सर अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन को पहले से जानता तो बॉयल्स और चार्ल्स लॉ की कोई वेटेज ही नहीं होती, क्योंकि उस आइडियल गैस इक्वेशन को खुद ही मैं बॉयल्स और चार्ल्स में कन्वर्ट कर लेता। लेकिन एक्चुअली उसकी वेटेज है उन लोगों की, क्यों? क्योंकि उन्हीं से ये लॉ इक्वेशन आई। Now this PV by T is a constant value, and finally this constant is NR. So the equation is PV by T is equal to a constant, क्योंकि मोल्स आपने कांस्टेंट लिए थे, that is NR. So PV is equal to NRT, and this is ideal gas equation, जो किसी भी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपस में लिंक करती है। ये यहां से डिराइव होती। सब लोग समझो, सब लोग इसको समझने की कोशिश करना। हैप्पी बर्थडे विकेश। यानी सिर्फ गैलुसाक बाबा अभी नहीं है, गैलुसाक की जरूरत ही नहीं, तो उसको बुलाया नहीं हमने। यानी वो कहना ही चाह रहा है, बहुत सीधी सी बात कहना चाह रहा है कि ऐसा है भाई, और तुम इस डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ो यार। तुम्हें सिर्फ एक बात तुम्हारे दिमाग में डालनी थी। अब सोचो अगर ये इक्वेशन पहले आ गई, ये पहले आ गई, बॉयल्स चार्ल्स से पहले ये इक्वेशन किसी ने बना दी, अब बॉयल्स को कौन पूछेगा यार? क्यों सर, क्यों नहीं पूछेगा? देखिए क्या कहा था बॉयल ने, सर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए, मोल्स को कांस्टेंट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो क्या होगा? कह रहा सर पीवी कांस्टेंट हो जाएगा। अरे वो तो हो ही रहा है ना, अगर टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट कर दोगे तो पीवी तो अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। वो तो ये इक्वेशन भी कह रही है, बॉयल्स की क्या जरूरत है? समझे? अगर इक्वेशन पहले से ही पता है तो सारे लॉ तो यहां से बन जाएंगे, उनकी जरूरत क्या पड़ेगी? क्योंकि वो को बनाते हैं, इसलिए उनकी वेटेज। समझो बात। मैंने बॉयल्स और चार्ल्स को मिलाकर ये इक्वेशन तैयार की है, इसलिए बॉयल्स चार्ल्स की अपनी एक वेटेज। समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए पीवी एंड आरटी इक्वेशन बॉयल्स और चार्ल्स को कंबाइन करके बनाई गई है। आप किसी भी गैस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना चाहें तो पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर एक नई स्टेट डिफाइन करिए, और फिर प्रेशर को कांस्टेंट करके एक नई स्टेट डिफाइन करिए, और उसके बाद बढ़िया से आप जो है अपने चलाकर एक इक्वेशन तैयार करिए पीवी एंड आरटी। अब आते हैं पहला दर्द। राम भजन कह रहा है आर क्या है? बेटा मैं लिखता हूं इसको अभी, ठीक। कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि भाई सर आप बेस्ट केमिस्ट्री टीचर हैं, मैं 4 टीचरों से पढ़ चुका हूं। अरे तुम इतने टीचरों से क्यों पढ़ रहे हो यार? चलो खैर, अब काम की बात करते हैं। काम की बात ये सर, इसमें एक पहला दर्द है। आप पता नहीं आपने वो दर्द महसूस किया है कि नहीं, एक बड़ा खतरनाक दर्द। जब कभी पीवीएनआरटी से रिलेटेड सवाल आता है ना, तो सर हमारे हाथ पैर वैसे ही फूल जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है माय गॉड, गंदी कैलकुलेशन आने वाली है, गंदी। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? सर इसमें जो आर है ना सर, वही हमें पसंद नहीं। ये जो आर आपने लिखा है, ये आर ही हमें पसंद नहीं है सर। इसकी जो शक्ल देख के जो है हमें उल्टी आती है। ये एक ऐसा आदमी है जिसकी वैल्यू ही हमें बहुत बुरी लगती है। जरा जरा बताओ तो क्या कह रहे हो? वो कह रहा है सर देखिए, पीवी जो है वो एनआरटी के बराबर है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात। इसमें सर पी क्या है? हम सारी चीजें एक बार फटाफट लिख रहे हैं। दिस पी इज द प्रेशर ऑफ गैस। चलिए ठीक है। व्हाट इज वी? इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। क्योंकि आप आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की बात कर लेते हैं, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी द आइडियल वॉल्यूम। हम जब रियल गैस की बात करेंगे तब कुछ और बात कर लेंगे। एन क्या है सर? ये मोल्स हैं, ये गैस की मोल। चलिए बहुत बढ़िया, मान लेते हैं। आर क्या चीज है सर? आर जो है ना, आप दिमाग मत लगाइएगा, आपने पहले ही बोला दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ दिस आर इज फिक्स ऑलवेज फॉर ऑल द आइडियल गैसेस। मैंने कहा ठीक है, चलो देख लेंगे। एंड टी, अब जरा सब लोग समझ पा रहे हैं? क्या तुमने इससे पहले कभी सोचा था कि टी को केल्विन में क्यों लिया जाता है? क्यों लिया जाता है टी को केल्विन में? क्योंकि सर चार्ल्स को यूज करके ये इक्वेशन बनाई है, और चार्ल्स ने वी बाई टी जब कांस्टेंट बोला था तो वो टी कैपिटल टी था सर, इसलिए दिस टी शुड बी इन केल्विन। ठीक।
सर अब देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, लेकिन सिर्फ एक चीज है सर, ये जो आपने कांस्टेंट बोला ना, इस कांस्टेंट की वैल्यू बता दीजिए। हमने कहा हाँ, बात तो सही है, अगर वैल्यू पता चल जाएगी तो आप पीवीटी को आपस में लिंक कर पाएंगे। मैंने इसकी वैल्यू बता दी। इसकी जो है वो तीन वैल्यूज, तीनों याद कर लेते हैं। एक है 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन मोल, दूसरी है 8.314 जूल्स पर केल्विन मोल, और तीसरी है 1.98 कैलोरी पर केल्विन मोल। सर ये तीन वैल्यूज कब कौन सी लगानी है सर? ज्यादातर सवालों में प्रेशर एटीएम वॉल्यूम लीटर में दिया जाता है, इसलिए ज्यादातर सवालों में तुम्हारे इस चैप्टर में यही लगेगा, ठीक। लेकिन यह भी लग सकता है अगर उसने एसआई यूनिट में प्रेशर पास्कल्स में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा है। सब समझते हो ना यार मेरी बात को? मतलब मैं चाहता तो बहुत कुछ लिखवाना हूं, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं सिर्फ बोल देता हूं, इसलिए कभी कभी वीडियो का दोबारा सुनना भी जरूरी होता। मैं यहां पर लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि क्या क्या लिखूंगा यार, लेकिन मैं बोल रहा हूं और आराम से बोल रहा हूं। जनरली सवालों में प्रेशर एटीएम और वॉल्यूम लीटर में दिया जाता है, आपने देखे होंगे कुछ सवाल, इसलिए आर की वैल्यू हमेशा 0.0821 लिया जाता है, ठीक। इन सवालों में प्रेशर एसआई यूनिट में दिया जाए, कौन सा एसआई यूनिट होता है प्रेशर का? सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल। अगर प्रेशर पास्कल में दिया गया है और वॉल्यूम को एसआई यूनिट में दिया गया, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम व्हाट सर? मीटर क्यूब। यानी अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा है और पास्कल में प्रेशर दे रखा है, तो आपको आर की वैल्यू भी एसआई यूनिट में रखनी पड़ेगी, एंड दैट इज जूल, सो दैट विल बी 8.31। और कैलोरी तो ठीक है, उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया, 4.12 डिवाइड कर दिया तो कैलोरी, बिकॉज 1 कैलोरी इज, इसका तो कोई यूज है नहीं, कभी यूज करना ही नहीं हमें, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये बताइए सर, आपको नहीं लगता ये कितना बड़ा दर्द दे दिया आपने हमें? कैसे सर? आप ये बताइए, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम आपको लीटर में एटीएम में दे भी दूं, तो आप आर की वैल्यू रखोगे, ये गंदी वाली ना, ये गंदी वैल्यू रखोगे, आपको दिखाई दे रहा है। ये सॉल्व कैसे किया जाएगा? 0.0821 सर, ये डिवाइड में आएगा, कभी मल्टीप्लाई में आएगा, बैंड बच जाएगी सर हमारी। अब बात तो सही, आपकी तो बैंड बच जाएगी। अब मैं इसका इलाज दिखा रहा हूं, वो क्या है? आपको कुछ गड़बड़ नहीं करनी, एक बात याद रखनी, दिस 0.0821 is 1/12 and this 8.314 is 25/3, और ये तो तुम मेरे बिना कहे 2 लिख दोगे। दर्द दूर हो गया सर, क्योंकि 1/12 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान लगता है, 25/3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान लगता है, लेकिन सर ये 0.0821 अगर डिवीजन में या मल्टीप्लीकेशन में चला जाता तो हमारी बैंड बच जाती। समझो सब लोग। अब एक चीज का ध्यान रखते हैं, क्या बताना जरूरी है इसलिए बता रहे हैं। तुम कहोगे सर फिर बताया ही क्यों था आपने? इसलिए क्योंकि अगर पीवीएनआरटी का इस्तेमाल करके आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल कैलकुलेट करना है, जैसे प्रेशर कैलकुलेट करना है, सब कुछ दे रखा है, पीवीएनआरटी लगाकर प्रेशर निकालना है, आप सबसे पहले चारों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, कहीं वो प्रेशर या टेम्परेचर या वो जो वॉल्यूम है जो भी हमें निकालना है वो बहुत क्लोज तो नहीं है कहीं। समझना मेरी बात को? क्लोज का मतलब सर प्रेशर की वैल्यू एक दे रखी 2.12 एटीएम, एक दे रखी 2.13 एटीएम, एक दे रखी 2.2 एटीएम, एक दे रखी 2.9 एटीएम। यार ये बहुत क्लोज हैं। आप ये जो 1/12 रख रहे हैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज नॉट एग्जैक्ट। अगर प्रेशर इतने क्लोज दे रखे हैं तो भैया ऐसा है, ऊपर वाले का नाम लेके पूरा 0.0821 रखना, तभी आंसर सही आएगा। समझो मेरी बात को क्या कह रहे हैं हम। और अगर तुम नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हो तो ये एक चीज समझ लेना, 1/12 रख के जो आंसर आए उसको तो टिक बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो तो गलती होगा। अरे समझ मेरी बात को, जब वो इतने क्लोज ऑप्शन है और 1/12 रख रहे हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आंसर पक्का है, सही से तो गलती आएगा। तो कम से कम वो जो आ रहा है उसको टिक मत करना, कम से कम नेगेटिव मार्किंग से बच। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए अगर वो ऑप्शंस 4 दिए गए और अगर आपको लगता है बड़ा क्लोज मामला चल रहा है, तो भैया ऐसा है 0.0821 कायदे से रखना, गुणा भाग करना, उसके बाद सॉल्व कर लेना, इतना टाइम मिल जाएगा तुम्हें, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए आपको दे रखा है एक प्रेशर 2 एटीएम, एक दे रखा 8 एटीएम, एक दे रखा 16 एटीएम, एक दे रखा 22 एटीएम, अब ऐसे में आपको लग रहा है कि साला अगर 0.0821 से 1/12 लिख भी देंगे तो कौन सा बवाल मच जाएगा। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा 8.3 आ जाएगा। अगर 8.3 आएगा तो तुम 22 को थोड़ी ना टिक करके आओगे, 8.3 आएगा तो 8 को ही तो टिक करोगे, 8 को टिक। बस सब लोग समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कल ओपी सर की क्लास है भाई, सबको क्लियर है? ये समझ पा रहे हो बात को?
ठीक, यानी हम ये बताना चाह रहे थे कि भाई इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई ये हमारे लिए वैल्यूज थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, और जिंदगी भी आसान हो जाएगी। लेकिन इन वैल्यूज का बस थोड़ा सा ये ख्याल रखना कि अगर हमें इन वैल्यूज को रख के जो भी आंसर कैलकुलेट करना है, अगर वो बहुत क्लोज दे रखे हैं आंसर, तो ऐसे में फिर आप ध्यान रखिएगा भाई कि फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दे आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, दे आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। समझ रहे हो ना बात को? तो हाँ, अगर आपको लगता है ऑप्शन दूर दूर है तो आप मस्त ना, क्योंकि सोचो कितनी जिंदगी आसान हो जाएगी। पीवी एनआरटी लगा रहे हैं, आर की वैल्यू 1/12 रखी, 12 ऊपर गया, माइनस किया, काट दिया। समझ रहे हो बात को? 12 को आसानी से 200 से काटा जा सकता है, 400 से काटा जा सकता है, सब चीज आसान हो जाएगी। लेकिन 400 को अगर 0.0821 से डिवाइड करना पड़ता तो जान सूख जाती। लेकिन उसी 400 को जब 0.0821 की जगह 1/12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सोचो कितना आसान हो जाएगा। 400 बटा 1/12, 12 ऊपर आ गया, खट से 400 या 4800 आंसर लिखा, खेल खत्म। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं ना? सबको ये बात समझ में आ रही है? निखिल समझ में आ रहा है? टेस्ट में तो भैया मजा आने वाला है। एक बच्चा पूछा टेस्ट में क्या आएगा, हमने बोला था दर्द देंगे, इस बार दर्द दे, जो वही आदमी सही करेगा अच्छा पेपर, जिसने जम के पढ़ाई की थी और जम के मेहनत की थी। इस बार मैंने जो पेपर बनाया है, इस बार मैंने जानबूझ के पेपर को एक ठीक लेवल का पेपर बनाया है, और मैं इससे ज्यादा टफ पेपर भी बनाऊंगा। लेकिन इस लेवल को देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि सर ठीक है, एक अच्छी चीज थी जिसको करने में मजा आया। जिन बच्चों ने पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो ऐसे ही अपना, समझ रहे हो, आए गए आए गए आए गए टाइप्स। तो इसलिए पेपर अच्छा रहे, पेपर एक अच्छा लेवल का बनेगा। और फिर वही है, होना भी चाहिए, क्योंकि हर पेपर से कुछ सीखना है सर, तभी तो मजा आएगा। अदरवाइज लल्लू लल्लू वही मोल निकालो ग्राम निकालो, मोल निकालो ग्राम निकालो, सर क्या टाइम पास हो रहा है, मजा नहीं आएगा। इसलिए डीपीपीस भी बेहतर होती चली जाएंगी और टेस्ट भी बेहतर होता चला जाएगा। तुम्हारे 100 में 100 नंबर लाएं, ताकि तुम हमारी तारीफ करो कि सर देखिए हमारे 100 में 100 आ गए, क्या पढ़ाया आपने। ऐसी हमारा बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल इरादा नहीं। आप हमें अलग से गाली दे दीजिएगा कि सर ऐसा है, हमें तो एक भी सवाल समझ में नहीं आया, कैसा पढ़ाते हैं आप, हम वो गाली सुन लेंगे, लेकिन वो नुकसान नहीं करेंगे तुम्हारा कि तुम अननेसेसरी हमें बेवकूफ बनाकर पेड़ पे चढ़ा दो। अरे वाह सर वाह, 100 में 100 आ गया सर, सारे बच्चों के 100 में 100 आ गए, कितने अच्छे टीचर हैं। ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं। हमारा सिर्फ इतना इरादा है कि तुम में से 2 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उन 2 बच्चों को भी इस टेस्ट से कम 2 बातें सीखने को मिल जाए। हर टेस्ट की यही पर्पस रख के आगे टेस्ट आए जाएंगे, और सारे बच्चे कोशिश करेंगे तो उनको भी वो टेस्ट ठीक ठीक से लगने लगेंगे। इसलिए जो पुराने टेस्ट हैं उनको भी रिवाइज कर लो, जो अपना पेपर है उसको भी रिवाइज कर लो, जो भी तुम्हारे पास मसाला है उसको रिवाइज कर लो, और तब मैदान में उतरो। देखो हो सकता है 25 सवाल का टेस्ट है, उस 25 में मान लीजिए हमने 10 सही कर दिए, 12 सही कर दिए, एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं 10 ही 12 सही होंगे, मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों की पढ़ाई थोड़ी सी कम है, मान लीजिए उन्होंने 2-4 सवाल सही किए, 10 सही किए, 8 सही किए, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जितना पढ़ा है कम से कम उतना तो करके आए। ठीक है ना? अभ्युदय ओपी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, मुझे पता है यार, ओपी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए तो ओपी सर को यहाँ पर हम लोग बुला के लाए। तो ओपी सर इसलिए, और उनको इसलिए वो टॉपिक्स भी करने के लिए कहे जा रहे हैं जो मुझे लगता है भाई वो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, मुझसे भी कई गुना अच्छा पढ़ा सकते हैं, इसलिए उनको यहाँ भेजा गया। इसमें तो ऐसा, इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। आप अनुराग रहम नहीं करेंगे बेटा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। जरा एक सवाल कर लेंगे यार, फिर आपकी क्लास खत्म करेंगे ना, तो थक गए अब एकदम। एक क्लास और, एक सवाल और कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, तो एक बार फटाक से सॉल्व करते हैं, फिर और भी सवाल तुम्हारे सामने डिस्कस कर लेंगे। ये, अरे यार ये तो फिर चमक रहा होगा, ये चमक रहा है, ठीक लग रहा है, ये दिखाई दे रहा है। हाँ अनमोल बहुत अच्छा कर रहे हो यार, अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छा होगा। ऑर्गेनिक भी बेटा जल्दी शुरू करेंगे। नहीं, इनऑर्गेनिक पार्ट में जितना ओम सर ने कराया है कल की क्लास तक, मतलब जो कल कराया है यार, जितना कराया जाएगा उतना ही टेस्ट में आएगा। मुझे लगता है जितना वो करा चुके हैं उतना ही टेस्ट में देंगे।
ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक के भी 4-5 सवाल जो ओम सर ने कराए थे, मेरे ख्याल से वही एजीमुथल क्वांटम नंबर या क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो भी उन्होंने कराया, उसके 4-5 सवाल मिल सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारा सिलेबस जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर मोल 1 और मोल 2 से ही बनाया गया है। तो 20 सवाल आपको मोल 1 मोल 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के मिलेंगे, प्लस 5 सवाल वो आपको कुछ सर के क्वांटम मैकेनिक्स से मिल सकते हैं। पेपर देने जाओ यार, कहां लोड ले रहे हो, पेपर देने जाओ, देखा जाएगा। साला जो नहीं पढ़ा होगा दोबारा पढ़ लेना, क्या दिक्कत है यार इसमें। पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं, देखा जाएगा। जरा ये वाला सवाल जल्दी से करते हैं यार, फिर क्लास खत्म करेंगे। क्या कह रहा है? बहुत आसान सवाल। वो कह रहा है कि सम स्फेरिकल बलून्स ईच ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ द बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून इज 2 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4 लीटर। यानी ये ऐसा हो रहा है जैसे तुमने देखा होगा साइकिल पे बेचारे कुछ लोग गुब्बारा बेचते हैं, तो उनकी साइकिल में नीचे की तरफ जो एक एक छोटा सा सिलेंडर लगा होता है, और जब भी बच्चा उनसे बलून मांगने जाता है तो उसी सिलेंडर से जो है वो गुब्बारा भर के उसको दे देते हैं। यानी एक सिलेंडर है 4 लीटर का, जिसके अंदर उसने गैस दबा के भरी हुई, ठीक, दबा के गैस भरी हुई एकदम, समझ रहे हो, तगड़े प्रेशर पर। और उस सिलेंडर से जिसका वॉल्यूम 4 लीटर है, उससे 2-2 लीटर वाले गुब्बारे फुलाने हैं। वो पूछ रहा है कितने गुब्बारे फुलाए जा सकते हैं, ये सवाल। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि ये जो आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर में गैस जो बंद है उसकी सिचुएशन क्या है? उसकी सिचुएशन ये है कि सर जो गैस बंद है वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 एटीएम पर है। चलिए ठीक है, यानी इस जगह पर जो गैस फंसी हुई है उसका प्रेशर 20 एटीएम है। और सर अब हम जानते हैं, आप पीवी एंड आरटी की अगर बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिग्री में तो लेना ही नहीं है सर, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। सर ये 273 जोड़ के इसको 400 केल्विन मान सर। ये जो सिचुएशन है वो इस गैस की है जो सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर से गैस को बाहर निकालकर आपको गुब्बारे भरने हैं 2-2 लीटर के, कितने? ये सवाल। सबको समझ में आ गया सवाल? ये सवाल। शरद कह रहा है सर ये टॉपिक हमारा वीक है। कुछ नहीं है सर, शरद दिमाग ही नहीं लगाना, तुम थोड़ा सा समझो बात को, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये सवाल अच्छा है, एक्चुअली ये सवाल अच्छा है, इसमें कुछ तुम्हें बताना है मुझे, इसलिए सवाल दे रहा हूं। ऋषित कह रहा है 30, भवर कह रहा है सर बेस्ट है। बेस्ट क्या है सवाल? प्रताप कुमार 10, सर मोल कौन से पढ़ाया बिना ये चैप्टर पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं यार, इस चैप्टर में मोल का कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ मोल निकालने के लिए वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, बस इतना चाहिए हमें, और कुछ चाहिए नहीं इसके अंदर। 30 बलून्स, 30 बलून्स, 72 बलून्स, 30 बलून्स, हार्दिक 120 बलून्स। मैं बताता हूं, जरा जल्दी से बताता हूं। करना क्या है कि इस सिलेंडर की जो गैस है इसको बाहर निकाल के लाना है, और इसको बाहर निकाल के बलून भरने हैं। तो मेरा लॉजिक क्या है? मेरा लॉजिक ये है कि इस गैस को जो दबी कुचली पड़ी है अंदर, समझ रहे हो, इस गैस को अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हें 1 एटीएम प्रेशर पर जाना है और साथ ही साथ 300 केल्विन पर आना है, समझो बात। गुब्बारे के अंदर की सिचुएशन दे रखी है, देखिए गुब्बारे के अंदर की सिचुएशन ये है, गुब्बारे के अंदर की सिचुएशन है कि गैस, गुब्बारे के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो 1 एटीएम प्रेशर पर हो जाएगी और उसका टेंपरेचर जो है वो 300 केल्विन हो जाएगा। अभी सिचुएशन क्या है सर? अभी तो ये है। और तब सिचुएशन क्या होगी गुब्बारे के अंदर? तब सिचुएशन ये होगी। तो मैं कर क्या, मैंने अपना जो तरीका निकाला वो ये निकाला कि इस पूरी गैस को अगर मैं यहां से निकालकर उस सिचुएशन में कन्वर्ट कर दूं, तो उस गैस का जो यहां है उसका नया वॉल्यूम कितना होगा ये देख लेते। यानी मेरे कहने का मतलब है ये 4 लीटर का वॉल्यूम है गैस का जो इसके अंदर बंद है, और उस गैस की सिचुएशन ये, यानी उस गैस का प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेंपरेचर इतना है, ठीक। जब ये गैस इस प्रेशर और इस वॉल्यूम पे चली जाएगी तो उसका नया वॉल्यूम क्या होगा? P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। वही आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है। मोल्स तो गैस के फिक्स है, वही गैस अंदर से बाहर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने करा क्या कि मैंने वो गैस बड़ी कर ली, यानी वो गैस अब यहां से यहां चली गई। अब इस गैस की सिचुएशन क्या है सर? उसका वॉल्यूम V है, उसका टेंपरेचर 300 केल्विन हो जाएगा, और उसके प्रेशर को 1 एटीएम कर लेंगे। चलिए ठीक है सर, 1 एटीएम कर। अब बताइए सर ये नया वॉल्यूम कितना है? अरे भाई P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2 लगा दो। P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2 लगा दो। कैसे करेंगे सर? गैस का पहला सिचुएशन क्या है? प्रेशर है सर 20 एटीएम, वॉल्यूम होगा गैस का सिलेंडर के बराबर, और टेंपरेचर है सर 400। अब जब यही गैस अपने नई सिचुएशन में जाएगी, नई स्टेट में जाएगी, कौन सी है नई स्टेट सर? टेंपरेचर उसका 300 केल्विन है, प्रेशर उसका 1 एटीएम है, वॉल्यूम मुझे पता नहीं है, और ये सीन है। अब आप इसकी वे की वैल्यू निकालिए, 60 लीटर साहब। आप इसको सॉल्व करिए, ये 60 लीटर आ जाएगी, 60 लीटर।
यानी जब ये गैस, पूरी गैस सिलेंडर से निकल के बाहर आएगी इस सिचुएशन में, तो उसका नया वॉल्यूम 60 लीटर हो जाएगा। 60 लीटर। अब बताइए सर गुब्बारे कितने भरेंगे? एक गुब्बारे के अंदर कितने लीटर गैस जानी है? सर 2 लीटर गैस जानी। देखिए ऊपर गुब्बारे का वॉल्यूम 2 लीटर दे रखा है। आपके पास गुब्बारे के अंदर जाने लायक गैस कितनी है? सर 60 लीटर है। तो जब एक गुब्बारे में 2 लीटर जाएगी तो टोटल कितने गुब्बारे भर दोगे सर? 60/2 यानी 30 गुब्बारे भरे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। टोटल 30। टोटल balloons to be filled, they are 60/2 and that is 30। मुझे तुम्हें ये सवाल बताना ही नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। तुम्हारे घर में जो सिलेंडर होता है जिसमें तुम खाना बनाते हो, जब वो खाली हो जाता है तो क्या तुम्हें पता है कि उसके अंदर अभी भी गैस होती? बस मेरा यही तुमसे सवाल। हाँ सर हमें पता है कि उसके अंदर अब भी गैस। तो फिर खाना क्यों नहीं बनता? मम्मी ये क्यों कहती हैं या घर वाले ये क्यों कहते हैं कि सर भैया गैस खत्म हो गई, बुक करा दो? अरे गैस खत्म हो गई का मतलब गैस बाहर नहीं आ रही है, गैस तो है उसके अंदर। समझो बात को। बाहर क्यों नहीं आ रही है सर? बाहर इसलिए नहीं आ रही है कि अंदर पड़ी हुई गैस को जब ऊपर यह दिखता है कि ऊपर का प्रेशर बहुत कम है, हम बहुत दबे कुचले पड़े हैं, तो वो सटाक से बाहर निकलती है जब तुम नॉब ऑन करते हो, क्योंकि प्रेशर में तगड़ा डिफरेंस। और जैसे जैसे वो बाहर निकलती जाती है उस अंदर की गैस का प्रेशर कम होता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब तुम नॉब ऑन करते हो तो वो ऊपर देखती है, कहती है अरे ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, हम नहीं निकलते बाहर। यानी अब प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, तो गैस बाहर ही नहीं निकलती। इसका मतलब ये हुआ जिस टाइम सिलेंडर खाली हो जाता है उस टाइम पर भी सिलेंडर के अंदर कुछ होता है। क्लियर है मेरी बात? सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस बात को सबको ये बात समझ में आ रही है कि प्रेशर डिक्रीज करते करते, टेम्परेचर डिक्रीज करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि गैस का बाहर निकलना बंद हो जाता है, लेकिन गैस तो उसके अंदर होती। पता नहीं देखा है कि नहीं, छोटी जगहों पर मैंने तो ऐसा देखा है, हलवाई वगैरह जो होते हैं ना, जो मिठाई विठाई बनाते हैं या समोसे मोमोसे बनाते हैं, वो लोग करते क्या है कि एक गरम तवे में, गरम परात में, एक बड़े से बर्तन में पानी गरम कर लेते हैं बढ़िया से, और उसके अंदर सिलेंडर रख देते हैं। पता नहीं तुमने ऐसा देखा है कि नहीं। होता क्या है कि उस गर्म पानी के ऊपर जब सिलेंडर रख देते हैं तो धीरे धीरे वो सिलेंडर गर्म होने लगता है पानी की वजह से, और धीरे धीरे अंदर की गैस गर्म होने से एक्सपैंड करती है और वो अंदर वाली गैस को भी बाहर निकाल लाते हैं। सोचो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो। गर्म परात के अंदर पानी गर्म कर दिया, पानी गर्म करके सिलेंडर रख दिया, सिलेंडर धीरे धीरे गर्म होगा, अंदर की गैस एक्सपैंड करेगी और जो गैस पहले निकलने से मना कर रही थी वो गैस भी वो यूज कर लेते हैं। सोचिए कितना। अब दिक्कत क्या है तो हलवाई ना। जिस गैस से वो पानी गर्म किया था परात में रखने के लिए, उतनी गैस अगर बाहर निकल के आ रही है तो फायदा क्या हुआ? लेकिन वो तो पढ़े लिखे थोड़े ना होते, उनको क्या पता। पानी गर्म करेंगे, उबालेंगे, गैस खर्च करेंगे और फिर वही गैस बाहर निकाल लें। बेवकूफ है वो। हालांकि ठीक, अब मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने जानबूझ के सवाल दिया है। आपने गलती क्या की है? सर मैंने तो सारा का सारा वॉल्यूम बाहर निकाल लिया 60 लीटर, और 60 लीटर से गैस भर दी गुब्बारे, सर 30 आ गया। भाई इन 60 लीटर में से वो वॉल्यूम आपके मतलब का होगा ही नहीं जो यहां रह गया, जो बाहर आया ही नहीं। समझिए कितना? सर ये 4 लीटर, ये 4 लीटर बाहर ही नहीं निकल पे आया। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही प्रेशर बराबर हुआ गैस ने बाहर निकलने से मना कर दिया। यानी एक्चुअली द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द फिलिंग ऑफ द बलून्स, दिस विल बी, and this volume is not 60. This is 60 minus 4 and that is 56 liters. So you have only 56 liters to fill the balloons. So the number of balloons will be 28, not 30. समझ में आई ये बात? सबके ये बात समझ में आई? यानी एक्चुअली ये जो 60 को 2 से डिवाइड किया ना, ये तुमने गलत कर दिया। तुम्हें करना क्या चाहिए? द वॉल्यूम अवेलेबल, ये गलत, द वॉल्यूम available for balloons is equal to 60 minus 4, that is 56 liter. So number of balloons जो आएंगे they will be 56 divided by 2 and that is 28 balloons. So this will be the correct answer. और ये सवाल देकर तुम्हें कुछ बताना या सिखाना या मजा लगाना नहीं चाह रहा था, सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रहा था बलून्स की फिलिंग के सवाल जेई में नहीं पूछे गए। अगर उसने बलून्स की फिलिंग, अब जब जो पूछा भी गया है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज, यानी बहुत पहले भी एक सवाल आया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं, सन नहीं याद है उसका किस ईयर में आया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई सवाल किसी भी एग्जाम में दिखता है तो इस बात का ध्यान रखना
सिलेंडर के बराबर की गैस बाहर निकल के नहीं आ सकती, क्योंकि सिलेंडर अब बाहर निकलने से मना कर देगा गैस। इसलिए आपको 4 लीटर का जितने का भी सिलेंडर है वो वॉल्यूम आपको माइनस करना ही पड़ेगा, और बची हुई गैस से आपको बलून भरने पड़ेंगे। आपने 60 के 60 यूज कर लिए, इसलिए 30 बलून भरे, जबकि एक्चुअली वो बंदा सिर्फ 28 बलून ही भरा सकता है। क्लियर है? सिलेंडर को ही गैस पर रख दो। बहुत अक्लमंद आदमी है ये, पता नहीं नाम क्या था, निकल गया। एक बार फिर से लिखो बे, सिलेंडर को ही गैस पर रख दीजिए, और क्या, फिर बाहर भी निकल जाइए। समझ रहे हो बात? आगे बढ़े, खत्म करें अब इस बात को। ठीक, तो आज इतना ही करते हैं, है ना। इसको तुम एक बार रिवाइज कर लो सब कुछ, जो भी आज जल्दी से इसको रिवाइज करके फिर टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेना, है ना। तो आज इसको रिवाइज कर लो, कल ओपी सर की क्लास होगी और फिर आगे फिर हम बात करते हैं। ठीक, थैंक यू।